हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। और लुक से आप लोग देख ही सकते हैं कि आज करवा चौथ है, आज मेरा फास्ट है। तो मैंने वीडियो नहीं दी थी, इसलिए मैंने सोचा जब तैयार हो ही गई हूँ तो आप लोगों को लुक भी दिखा देती हूँ और बता भी देती हूँ कि आने वाले एपिसोड में स्पॉइलर क्या है। नहीं, मैं स्पॉइलर नहीं बताऊँगी, लेकिन हाँ, आपको आने वाले एपिसोड में बहुत अच्छे प्लॉट्स सुनने को मिल जाएंगे। तो पहले आप कहानी सुन लीजिए, और अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए, और मैं आपसे मिलती हूँ स्टोरी के एंड। बताओ, क्या तुम मुझे मारते हुए देखना चाहते हो? अरुणिमा के शब्दों ने आस्तिक को पूरी तरह से जमा दिया था। वो उसे गंभीरता से देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिसे वो रोक नहीं सकता था। आस्तिक एक बुरे सदमे में चला गया था। ऐसा लग रहा था उसने जो सुना उस पर यकीन करना उसके लिए सच में असंभव है। वो एकदम से अरुणिमा से दूर होता है और झटके से खड़ा होते हुए उसे कहता है, पागल हो गई हो क्या? क्या बोले जा रही हो? खबरदार जो ऐसा कुछ कहा तो। अरुणिमा भी धीरे से खड़ी होते हुए आस्तिक के पास आती है। आस्तिक उसके चेहरे पर उसका जवाब जानता था। वो और ज्यादा बेचैन हो जाता है। वो अरुणिमा के पास आता है और उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहता है, क्यों कर रही हो ऐसा? क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब करके? देखो, मैं तुम्हारे सामने झुक गया, मैं तुम्हारे सामने दीवाना हो गया, मैं तुमसे माफी मांग चुका हूँ और अब तो मैं तुम्हारे सामने रो रह रहा हूँ। क्या तुम्हें इन सब में भी सुकून नहीं मिल रहा है, जो तुम मुझे अंदर से तड़पता हुआ देखना चाहती हो? लेकिन अरुणिमा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे तलाक दे दो आस्तिक, वरना तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। आस्तिक के हाथ कांप जाते हैं और अरुणिमा के चेहरे से अपने आप नीचे गिर जाते हैं। वो एकदम से अरुणिमा को देखने लगता है। उसकी पूरी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और उसके मुंह से एक हताशा भरी आवाज निकल रही थी। लेकिन अरुणिमा की खुद की आंखों में भी आंसू थे। उसने आस्तिक को देखते हुए कहा, कभी कभी कुछ अच्छा पाने के लिए हमें अपने सबसे बुरे पल का सामना करना पड़ता है। हमारी शादी शुरू से ही स्वार्थ, झूठ और धोखे पर आधारित थी, जिसकी बुनियाद ही खोखली रही। हम उस पर एक अच्छी नींव कैसे रख सकते हैं? मैं आज़ादी चाहती हूँ आस्तिक। सच कहूँ तो ये शादी मेरे लिए एक बोझ की तरह हो गई है। मैं इसे निभाना चाहती थी, लेकिन अब मुझे इसमें घुटन महसूस हो रही है। ये शादी मेरे लिए बेड़ियां बन गई है। दर्द, तड़प, मुझे ये हर चीज शादी में मिली है, बस जो नहीं मिला वो है आज़ादी। मुझे आज़ाद होना है। इस घुटन भरी जिंदगी से आज़ाद होकर कुछ पल सुकून से जीना है। आस्तिक के पास अब शब्द ही नहीं बचे थे। वो अरुणिमा से क्या कहता? उसने सब कुछ कहकर अरुणिमा को रोकने की कोशिश की, लेकिन अरुणिमा का हर एक शब्द आस्तिक के हर एक ख्याल को चीरता हुआ उसके दिमाग में जा रहा था। उसने बस अरुणिमा के सामने अपने दोनों हाथ फैलाए और किसी भिखारी की तरह गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ अरुणिमा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं हर हाल में तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो फिर तुम्हें क्यों बाकी चीज़ों की परवाह है? तुम क्यों मुझे तलाक चाहती हो? लेकिन बदले में अरुणिमा ने उसके दोनों हाथों को थाम लिया और उसकी हथेली को चूम लिया। आस्तिक ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और आंसुओं की बूंद उसके गाल पर गिर गई। अरुणिमा ने आस्तिक की आंखों में देखा, जिनमें खुद आंसू थे। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे के लिए जज्बाती हो रहे थे, लेकिन एक दूसरे के विपरीत भी खड़े थे। अरुणिमा ने उसे देखते हुए कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, एक बार फिर से अपने अंदर की अरुणिमा को बाहर लाने के लिए। मुझे याद नहीं आता कि मैंने आखिरी बार खुद को कब महसूस किया था। मुझे याद नहीं कि मैं आखिरी बार आज़ाद कब महसूस हुई थी। कुछ वक्त के लिए मैं सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहती हूँ। आस्तिक, जब से हमारी शादी हुई थी, उस दिन से लेकर अब तक मैं एक पल भी सुकून से नहीं रह पाई हूँ और न ही मैंने कभी भी अपने बारे में सोचा है। हमारी शादी शुरू से ही एक बेमतलब का रिश्ता थी। मुझे इस रिश्ते से आज़ादी चाहिए, मुझे तुमसे आज़ादी चाहिए, मुझे उस दर्द से आज़ादी चाहिए जो मुझे तुम्हारे साथ रहकर होता है। मुझे लगता है कि अभी के लिए हम दोनों का अलग हो जाना ही बेहतर है, पर अगर तुम मुझे तलाक नहीं दोगे तो मैं खुद की जान ले लूंगी। अरुणिमा, आस्तिक को देखते हुए वो सब कहे जा रही थी। आस्तिक जानता था कि अरुणिमा की भावनाएं गलत नहीं है और वो उसके लिए सही भी है, लेकिन आस्तिक अपने दिल के हाथों मजबूर हो रहा था। दोनों अपनी आंसुओं को रोकने की लाख कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी भावनाएं सामने आ रही थीं। कमरे में एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। आस्तिक ने अपनी नाक से जोर से सांस खींची और अपने जज्बातों को अंदर दफन करते हुए उसने अरुणिमा को देखते हुए कहा, तुम्हें वक्त ही तो चाहिए न, तो वक्त ले लो। कितना वक्त चाहिए तुम्हें?
जितना भी वक्त चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। तुम बताओ तुम्हें कितना वक्त चाहिए? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना? तुम चाहो तो इसके लिए जितना चाहे उतना वक्त ले सकती हो, लेकिन मुझसे तलाक की उम्मीद मत करो। वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा और यही मेरा आखिरी फैसला है। अरुणिमा जानती थी आस्तिक को मनाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उसने भी एक चीज तय कर ली थी, और जो चीज वो सोच रही थी वो उसके और आस्तिक दोनों का भविष्य तय करने वाली थी। उसने भी एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे कितना वक्त चाहिए। तुम 1 महीने की बात कर रहे हो, मैं तो अगर 1 साल भी ले लूं तो भी मेरे लिए वो वक्त कम पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ 1 साल में बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी हूँ, उन सबको भुलाने के लिए कम से कम 1 साल चाहिए। अरुणिमा ने इतना ही कहा था कि आस्तिक तुरंत उसकी तरफ देखता है और उसके हाथ को थामते हुए कहता है, 1 साल, सिर्फ 1 साल। मुझे मंजूर है। मैं 1 साल तक तुम्हारा इंतजार करूंगा और मैं वादा करता हूं कि उस 1 साल में मैं न तो तुम्हें अपने होने का एहसास करवाऊंगा और न ही तुम्हें परेशान करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। अरुणिमा के चेहरे पर हल्की दर्द भरी मुस्कान थी। आस्तिक को मनाना सच में बहुत मुश्किल हो रहा था। वो आगे बढ़कर आस्तिक का चेहरा अपने हाथों में लेती है और उसके माथे को चूमते हुए कहती है, मुझे 1 साल खुद को तलाशने के लिए चाहिए। अगर तुम्हारे साथ जुड़ी रही तो कभी खुद के अंदर की अरुणिमा को पहचान नहीं पाऊंगी। इसीलिए एक नई शुरुआत के लिए हमें पुराने सायों का अंत करना होगा। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? आस्तिक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तो अरुणिमा ने एक सच्चाई के साथ सिर हिला दिया। आस्तिक कसकर अपनी आंखें बंद करता है। उसके अंदर बहुत सी चीजें चल रही थी, लेकिन इस वक्त उसे सबसे ज्यादा अरुणिमा जरूरी थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और मैं तुम्हारे इंतजार के पूरे होने का इंतजार करूंगी। अरुणिमा ने भी उसकी आंखों में सच्चाई के साथ देखते हुए कहा। लेकिन अगले ही पल आस्तिक अरुणिमा के पास आता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में रखते हुए झुककर अरुणिमा के होठों को चूमना शुरू कर देता है। वो एकदम से अरुणिमा के होठों पर टूट पड़ता है और उसे किसी बेसब्र इंसान की तरह चूमने लगता है। अरुणिमा के भी हाथ धीरे धीरे उसके सीने से होते हुए उसके कंधों पर जाते हैं और उसने भी अपने हाथ उसकी गर्दन पर लपेट दिए। आस्तिक के हाथ अरुणिमा की कमर पर चले गए और उसने कसकर अरुणिमा को अपने करीब कर लिया। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनके बीच हवा की भी जगह नहीं थी, लेकिन अगर कुछ था तो वो थे उनके होंठ, जो एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। शायद वो जरूरी भी था, एक लंबी जुदाई के लिए उन दोनों का एक साथ होना भी जरूरी था। जब दोनों की सांसें अस्थिर हुईं, तब कहीं जाकर उन्होंने एक दूसरे के होंठ छोड़े, लेकिन इस बीच वो दोनों बेदम हो गए थे। आस्तिक धीरे से अरुणिमा की सूट की डोरी खोलने लगता है, लेकिन अरुणिमा ने उसका शर्ट अपनी मुट्ठी में पकड़ते हुए कहा, आस्तिक, हम दूसरे के घर में हैं। लेकिन बदले में आस्तिक ने उसके सूट को उसके कंधे से नीचे सरकाया और उसके कंधे पर चूमते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं है। अपनी फेयरवेल गिफ्ट के रूप में मैं इतना पाने का हकदार तो हूं न। अरुणिमा कुछ नहीं बोल सकी। आस्तिक उसे गोद में उठाकर सीधे बेड पर ले जाता है और उसे बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आ जाता है। अरुणिमा और आस्तिक की निगाहें एक दूसरे पर टिकी थी, जैसे आज की रात वो दोनों अपने आने वाले इंतजार के लिए खुद को इस पल में कैद कर लेना चाहते हों। आस्तिक धीरे से अपनी शर्ट के बटन खोलता है और अपनी शर्ट को अपने बदन से अलग कर देता है। अरुणिमा के हाथ उसके सीने पर जाते हैं, जहां पर उसने अपना नाम देखा। वो एक पल के लिए आस्तिक को देखने लगती है, तो आस्तिक मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखता है। वो धीरे से झुकते हुए अरुणिमा के पास आता है और उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखकर उसे चूमना शुरू कर देता है। अरुणिमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी सांसें तेज हो रही थीं। पर वो खुद भी नहीं रुकना चाहती थी और न ही आस्तिक को रोकना चाहती थी। उन दोनों के लिए आज की रात एक यादगार रात बनने वाली थी। आस्तिक की बेसब्री सब उसके एक्शन में नजर आ रही थी। वो अरुणिमा के बिना 1 घंटा भी नहीं रह सकता था, तो यहाँ पर 1 साल की बात थी। बताओ, क्या तुम मुझे मारते हुए देखना चाहते हो? अरुणिमा के इन शब्दों से आस्तिक एकदम स्तब्ध रह गया था। उसने अरुणिमा से तलाक मांगा, वरना उसे हमेशा के लिए खो देने की बात कही। लेकिन अरुणिमा ने कहा कि उसे थोड़ा वक्त चाहिए, एक बार फिर से अपने अंदर की अरुणिमा को बाहर लाने के लिए। वो आज़ाद होना चाहती है, और अगर आस्तिक उसे तलाक नहीं देगा तो वो खुद की जान ले लेगी। आस्तिक ने उसे 1 साल का वक्त देने की बात कही, लेकिन तलाक देने से इनकार कर दिया। फिर दोनों करीब आते हैं। 1 हफ्ते बाद अरुणिमा एयरपोर्ट पर थी और उसके साथ मीरा बैठी हुई थी। दोनों बच्चे सामने की तरफ खेल रहे थे और अरुणिमा और मीरा की नज़रें इमिग्रेशन काउंटर पर थी, जहां पर देव इस समय अरुणिमा के डॉक्यूमेंट अपने हाथों में लेते हुए आ रहा था।
उसने सारे डॉक्यूमेंट अरुणिमा को देते हुए कहा, अरुणिमा, ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट, तुम्हारा वीज़ा और ये तुम्हारे बाकी के डॉक्यूमेंट। अरुणिमा ने मुस्कुराते हुए उसके हाथों से सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए। तभी अरुणिमा का फ़ोन बजने लगता है। उसने फ़ोन निकालकर देखा तो मेल का नोटिफिकेशन था, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गए। उसने जैसे ही वो मेल ओपन किया, वही था जिसकी उसने उम्मीद की थी। उसके और आस्तिक के डिवोर्स का मेल आ चुका था। उन दोनों का डाइवोर्स कंफर्म हो चुका था। मतलब कि अब वो मिसेज आस्तिक रायचंद नहीं है, अब वो सिर्फ अरुणिमा है। उसके पास उसका नाम है, उसकी पहचान है और वो अपनी इस नई पहचान के साथ एक आज़ाद इंसान की तरह महसूस कर रही थी। अचानक से उसके अंदर की घुटन गायब हो गई थी। उसके दिल में जो जकड़न थी, वो कहीं खो गई थी और अरुणिमा इस वक्त खुद को एक आज़ाद पंछी की तरह महसूस कर रही थी। अरुणिमा आज भी उस दिन को याद करती है, जब वो और आस्तिक आखिरी बार इंटीमेट हुए थे। अगली सुबह आस्तिक कब चला गया, अरुणिमा को पता ही नहीं चला। उसके पास कुछ था तो आस्तिक का एहसास और उसके जज्बात। वो अपने पूरे बदन पर आस्तिक की खुशबू महसूस कर सकती थी, लेकिन आस्तिक यहाँ पर नहीं था, वो यहाँ से जा चुका था। उसने जाने से पहले अरुणिमा को इतना प्यार किया था कि शायद इस प्यार का एहसास अरुणिमा को अब सारी जिंदगी रहेगा। उसने एक अंगड़ाई लेते हुए जब टेबल की तरफ देखा तो वो हैरान हो गई। उसका फ़ोन था जो उसे अस्पताल में रह गया था। आस्तिक ने उसका फ़ोन टेबल पर रख दिया था और वो वहाँ से चला गया था और अरुणिमा ने जैसे ही अपना फ़ोन उठाया, उसकी आंखें एकदम चौंक जाती हैं, क्योंकि वॉलपेपर पर आस्तिक और अरुणिमा की शादी की फ़ोटो लगी हुई थी और सामने एक स्टिकी नोट रखा हुआ था। और अरुणिमा ने जैसे ही वो नोट ओपन किया, उसमें आस्तिक ने कुछ लिखा हुआ था जो शायद अरुणिमा के लिए पढ़ना भी ज़रूरी था। आस्तिक ने अरुणिमा के लिए एक मैसेज दिया था, तुम सोते होते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी, तुम्हारी नींद नहीं खराब करना चाहता था, इसलिए तुम्हारा हसीन चेहरा अपनी यादों में लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। याद रखना, ये जुदाई सिर्फ तुम्हें वक्त देने के लिए है और प्लीज़ मेरी जान, मेरा वक्त सिर्फ इतना लेना जितने में मेरी जान न चली जाए, मेरे इंतज़ार के इंतहा मत होने देना। रहने के लिए मुझे सांसों की नहीं तुम्हारी ज़रूरत है और जब तक तुम मुझसे दूर हो समझ लो मेरी मौत करीब है। अरुणिमा की आंखें कस के बंद हो जाती हैं और एयरपोर्ट पर खड़ी अरुणिमा एक बार फिर से उसे सबको याद करके एक मीठे से दर्द के एहसास के साथ तड़प उठती है। आखिरकार उसकी और आस्तिक का डिवोर्स हो चुका था और इसी के साथ वो ऑस्ट्रेलिया जा रही थी। शायद इंडिया में रहकर वो आस्तिक से दूर रहकर भी दूर नहीं होगी, इसीलिए उसने दूसरे देश जाने का फैसला किया ताकि कुछ समय के लिए अपने आप को समय दे सके और इन सब में देव ने उसकी मदद की। अरुणिमा के माता पिता को इस बारे में पता चला तो वो बहुत दंग हुए, लेकिन अरुणिमा से किसी ने कोई सवाल नहीं किया, खासकर कि उसके पिता ने। वो अरुणिमा की खुशी चाहते थे और जितना अपनी बेटी को जानते थे, वो कभी कोई गलत फैसला नहीं लेगी, इसीलिए उन्होंने अरुणिमा के फैसले का सम्मान किया। अरुणिमा जाने से पहले किसी से मिलना नहीं चाहती थी और नहीं किसी से कुछ कहना चाहती थी, इसलिए वो देव की मदद से वो ऑस्ट्रेलिया जा रही थी। अरुणिमा मुस्कुराते हुए देव और मीरा को देखकर कहती है, थैंक्स मेरी मदद करने के लिए। मीरा ने भी कहा, अरुणिमा दोस्तों के बीच सॉरी और थैंक यू जैसी चीज़ नहीं होती है। लेकिन देव के चेहरे पर हल्की मायूसी थी। उसने धीरे से कहा, आई एम सॉरी अरुणिमा, अगर मेरी हरकत का तुम्हें। अरुणिमा ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, नहीं देव, मुझे तुम्हारी किसी भी हरकत का कोई बुरा नहीं लगा। इतना कहूंगी कि जब तुमने आस्तिक को मारा था तो मुझे गुस्सा बहुत आया था, लेकिन इसके बदले मैं तुम्हें थैंक्स भी कहना चाहती हूँ। अगर तुमने उस वक्त वो कदम नहीं उठाया होता तो शायद मैं कभी ये कदम नहीं उठा पाती। थैंक्स मुझे समझने के लिए कि अगर मुझे सच में आस्तिक से दूर होना है तो इसके लिए आस्तिक का मुझसे दूर होना ज़रूरी है। मीरा एकदम से चौंक जाती है और देव को देखने लगती है। देव ने भी मीरा को देखा। उसकी आंखों का सवाल समझते हुए देव ने मुस्कुराते हुए हमेशा हिलाया। मीरा एकदम से अरुणिमा को देखते हुए कहती है, तो इसका मतलब तुम आस्तिक से अलग देव के कहने पर हुई हो। अरुणिमा ने तुरंत ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मैंने देव के कहने पर कुछ भी नहीं किया है। मुझे आस्तिक से दूर जाना है, ये फैसला पूरी तरह से मेरा है, लेकिन देव ने मुझे समझाया कि आस्तिक कभी मुझे खुद से दूर नहीं जाने देगा, इसीलिए अगर मुझे आस्तिक से सच में अलग होना है तो इसके लिए सबसे पहले आस्तिक को मनाना होगा कि वो मुझे तलाश करना बंद करें। अरुणिमा के कहने के बाद देव ने कहा, जब मुझे ये पता चला कि आस्तिक रायचंद असल में कौन है और वो क्या करता है तो मैं पहले बहुत हैरान हुआ था, क्योंकि अरुणिमा उस टाइप की लड़की नहीं है जो इस तरीके की चीज़ों में शामिल हो, इसलिए मुझे लगा शायद आस्तिक को थोड़ा सा डरा धमका दूंगा तो वो मान जाएगा, लेकिन ना तो वो डरने वाला है और नहीं इतनी आसानी से मानने वाला।
तुमने देखा नहीं मैंने उसे किस हद तक टॉर्चर किया था कि वो अरुणिमा को अपने साथ ले जाने का ख्याल छोड़ दे, लेकिन उसने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि उसे अरुणिमा ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो उसे नहीं छोड़ेगा। बात ये नहीं है कि अरुणिमा उसके साथ रहना चाहती है या नहीं, बात ये थी कि आस्तिक उसे खुद से दूर जाने नहीं देगा। इसलिए अगर अरुणिमा को सच में आस्तिक से दूर जाना है तो इस बात के लिए सबसे पहले आस्तिक का राजी होना जरूरी था। जब आस्तिक को गेस्ट रूम में लाया गया और डॉक्टर इसका चेकअप करके चलेगा, तब मैं अरुणिमा से मिलने उसके कमरे में गया था ताकि मैं उसे माफ़ी मांग सकूं, लेकिन वहां पर अरुणिमा ने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई और मैंने एक दोस्त के नाते उसकी मदद की। गेस्ट रूम। आस्तिक बेहोश था, उसके हाथों में एव ड्रॉप लगी हुई थी और अरुणिमा उसके बगल में बैठी हुई थी। वो आस्तिक को परेशान भरी नजरों से देख रही थी कि तभी दरवाज़ा खुलता है और देव अंदर आते हुए कहता है, अब कैसी तबीयत है? लेकिन अरुणिमा ने गुस्से में देव को देखते हुए कहा, जानकर खुशी नहीं होगी ना कि आस्तिक अब ठीक है। देव उसकी नाराजगी जानता था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन अरुणिमा गुस्से में खड़े होते हुए देव के पास आती है और कहती है, मैं अब बिल्कुल सही समझ रही हूँ, तुम आस्तिक को पसंद नहीं करते हो, इसलिए तुमने उसके साथ ये सब किया है। तुम्हें बता रही हूँ देव, अगर आस्तिक को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। देव के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। उसने कहा, अगर इतना ही प्यार करती हो तो उससे दूर क्यों जा रही हो? चली जाओ उसके पास वापस, वैसे भी वो पागल इंसान तुम्हारे बिना यहाँ से जाएगा नहीं। अरुणिमा के चेहरे पर मायूसी आ गई और उसने अपनी पलकें झुकाते हुए नाम ऐसा हिलाया और कहा, नहीं, मैं उसके पास नहीं जा सकती हूँ। अगर मैं उसके पास गई तो उसके पास जो कुछ भी है वो सब उससे छीन जाएगा। देव ने कहा, अरुणिमा मुझे नहीं लगता उसे इन सब की परवाह है। पर अरुणिमा ने तुरंत कहा, लेकिन मुझे तो परवाह है ना देव, मैं आस्तिक को इस तरीके से बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती हूँ। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम उसे बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती हो और ये पागल इंसान तुम्हारे अलावा कुछ और देखना नहीं चाहता है, तो अब क्या करोगी तुम? अरुणिमा का चेहरा मायूस हो गया था, उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था। देव ने कुछ सोचते हुए अरुणिमा को देखा और उसके बाद उसने कहा, वैसे क्या तुमने सच में फैसला कर लिया है कि तुम आस्तिक से दूर रहना चाहती हो? अरुणिमा ने उसकी तरफ देखकर हाँ में सर हिलाया तो देव तुरंत कहता है, देखो अरुणिमा, मैं नहीं जानता कि तुम दोनों की जिंदगी में क्या सिचुएशन चल रही है, लेकिन जितना मैंने जाना है तुम्हारा हस्बैंड थोड़ा सा संकी है और वो तुम्हें अपने साथ लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। यहाँ तक कि अगर तुम यहाँ से कहीं और भी चली जाओगी तो भी वो तुम्हें वहाँ से ढूंढ लेगा। इसलिए अगर तुम्हें सच में आस्तिक से अलग होना है तो सबसे पहले ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि तुम उसके पास नहीं आना चाहती हो, और इसके लिए तुम्हें आस्तिक को डिवोर्स के लिए कन्वेंस करना होगा, उसे इस बात का यकीन दिलाना होगा कि सच में तुम दोनों के रास्ते अब अलग हो चुके हैं। अरुणिमा एक पल के लिए चौंक जाती है। उसने तुरंत देव को देखते हुए कहा, लेकिन आस्तिक मुझे कभी डिवोर्स देने के लिए राजी नहीं होगा। देव ने हाँ मैं सर हिलाया और बोला, हाँ होगा तो नहीं, लेकिन तुम्हें उसे मनाना पड़ेगा, जिद से, मनमानी से अपना हक जमा कर, चाहे जैसे हो सके, और अगर ना माने तो तुम अपनी जान की भी धमकी दे सकती हो। अगर वो तुमसे सच में प्यार करता है तो तुम्हारी जान को लेकर कभी भी रिस्क नहीं लगाएगा, लेकिन बात डिवोर्स की होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम उससे सिर्फ अलग रही तो भी तुम उसकी ही रहोगी। अब उसे कैसे मनाना है ये तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता है, तो ऑल द बेस्ट। इतना कहकर देव मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है और अरुणिमा बस उसके शब्दों को ही समझती रह जाती है। एयरपोर्ट पर मीरा को सब पता चल गया था। वो अरुणिमा को गले लगाते हुए कहती है, अरुणिमा मुझे यकीन है कि तुमने जो भी फैसला लिया होगा वो सही होगा और मैं हमेशा तुम्हारे फैसले के साथ हूँ। तुम्हें जब भी अपने दोस्तों की ज़रूरत पड़े तुम हमें याद कर सकती हो। अरुणिमा ने मुस्कुराते हुए हमेशा हिलाया और देव और मीरा को देखकर थैंक यू कहा। उसके बाद वो आगे बढ़कर बच्चों से मिलती है। शौर्य और अरुणिमा को प्यार करके अरुणिमा देव को देखती है, जो सच में एक सच्चे दोस्त की तरह उसकी तरफ देख रहा था। आखिरकार अरुणिमा की फ्लाइट का अनाउंसमेंट हो जाता है। वो आगे बढ़ जाती है अपनी नई जिंदगी के सफ़र पर, अपनी नई मंजिल के लिए, अपनी नई पहचान के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। उसने पहला कदम बढ़ा दिया था, पर देखना यह था कि सच में ये कदम उसे उसकी मंजिल तक ले जाता है, क्योंकि उसकी मंजिल और रास्ता सब आस्तिक से ही शुरू हुआ था। अरुणिमा की फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी। देव अपनी फैमिली को लेकर वापस गाड़ी में बैठ गया था और घर की तरफ जा रहा था जब मीरा ने उसे देखते हुए कहा, तुमने उस रात मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था देव। क्या तुमने आस्तिक को सिर्फ इसलिए सजा दी थी क्योंकि वो अरुणिमा को तुमसे ज्यादा प्यार करता था?
देव के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने मीरा का हाथ सेटिंग मिल पर रखा और गैर लगाते हुए कहा, इसलिए तो तुम मेरी वाइफ से पहले मेरी दोस्त हो, तुम मुझे इतनी अच्छी तरह से जो जानती हो। अरुणिमा ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए एयरपोर्ट पर थी। देव ने उसके डिवोर्स के डॉक्यूमेंट दिए। उसका डिवोर्स कंफर्म हो चुका था। वह अब आज़ाद थी। उसे आस्तिक का एहसास याद आया। उसका फ़ोन मिला जिस पर आस्तिक का मैसेज था। अरुणिमा ने ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला किया। देव ने उसकी मदद की और उसके माता पिता ने उसके फैसले का सम्मान किया। देव ने बताया कि उसने आस्तिक को इसलिए डराया ताकि वो अरुणिमा को तलाक दे दे। देव ने अरुणिमा को डिवोर्स के लिए आस्तिक को मनाने की सलाह दी थी। अरुणिमा ने देव और मीरा को धन्यवाद कहा और ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गई। जाते वक्त मीरा ने देव से पूछा कि क्या उसने आस्तिक को अरुणिमा से ज्यादा प्यार करने के लिए सजा दी थी। देव ने मुस्कुराकर जवाब दिया। 1 साल बाद बेंगलुरु। एक लग्जरी कार शाम के वक्त बेंगलुरु के हाईवे से गुजरकर किसी 5 स्टार रिजॉर्ट की तरफ बढ़ रही थी और उसकी पिछली सीट पर ब्लैक कलर के गाउन में बैठी थी अरुणिमा, जिसने एक बहुत सुंदर सा हेयर स्टाइल बनाया हुआ था। चेहरे पर अट्रैक्टिव मेकअप और होठों पर एक जीत की मुस्कान थी। अरुणिमा अभी 3 महीने पहले ही अपने शहर बेंगलुरु वापस आई थी। ऑस्ट्रेलिया में अपने लिए एक अच्छा बेस तैयार करने के बाद अब बारी थी अपने पापा के डूबते हुए बिजनेस को बचाने की, और अरुणिमा के पिता ने भी अपना सारा बिजनेस और प्रॉपर्टी अरुणिमा के नाम कर दी। अरुणिमा ने अपने पिता का बिजनेस न सिर्फ इंडिया में संभाला बल्कि इंडिया के बाहर भी उनके जितने क्लाइंट थे उन्हें भी बहुत अच्छे से हैंडल किया। अब अरुणिमा उनकी प्रॉपर्टी और बिजनेस की मालकिन थी। वो एक बहुत अच्छी बिजनेस वूमन के रूप में सबके सामने उभर कर आई थी। अरुणिमा के पिता ने अपनी सारी जिम्मेदारी अरुणिमा को देकर एक लंबी वेकेशन पर चले गए थे, जहां वो हर चीज से बेफिक्र होकर अपने रिटायरमेंट को एंजॉय कर रहे थे। वो बिजनेस जो एक वक्त पर बिल्कुल शून्य होने वाला था, अरुणिमा ने उसे फिर से खड़ा किया। ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े बिजनेस क्लाइंट के साथ मीटिंग करके अरुणिमा अब वापस अपने देश आ गई थी और अपने पापा के बिजनेस के साथ एक नई पहचान के साथ सबके सामने आई थी। आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था क्योंकि आज पार्टी थी अरुणिमा की कंपनी और एक मल्टीनेशनल कंपनी के बीच होने वाले डील की सेलिब्रेशन की पार्टी। वो लग्जरी कार की पिछली सीट पर बैठी अरुणिमा भागती दौड़ती जिंदगी को गाड़ी के अंदर से देख रही थी, लेकिन तभी उसके फ़ोन का नोटिफिकेशन बजने लगा। उसने फ़ोन पर नोटिफिकेशन देखा तो वो पार्टी में जल्दी पहुंचने का एक मैसेज था। उसने मुस्कुराते हुए मैसेज को स्किप किया, पर तभी उसकी नज़र फ़ोन की स्क्रीन पर गई जहां आज की तारीख और दिन दिखाई दे रहे थे। आज की तारीख वही थी जिस दिन 1 साल पहले उसका और आस्तिक का तलाक हुआ था। आज की तारीख वही थी जब 1 साल पहले वो आस्तिक के नाम से और उसके वजूद से अलग हुई थी। आस्तिक ने अपना वादा बहुत अच्छे से निभाया था। न तो उसने अरुणिमा की जिंदगी में कोई दखल दिया और न ही उसे परेशान किया। ऐसा लग रहा था कि आस्तिक का कोई वजूद ही नहीं है। अरुणिमा के चेहरे पर एक असमंजस के साथ निराशा आ गई थी। उसने सोचा नहीं था कि आस्तिक इतनी जल्दी उसे भूल जाएगा, लेकिन अरुणिमा के लिए उसे भूलना लगभग नामुमकिन था। पिछले 1 साल में कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा पल, कोई ऐसा लम्हा नहीं था जब उसने आस्तिक को याद न किया हो। लेकिन उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं और इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उसके पास काबिलियत भी थी। गाड़ी एक सिग्नल पर आकर रुकती है और अरुणिमा की नज़र वहां बिल्डिंग के नीचे खेल रहे बच्चों पर जाती है। अचानक से उसे अपने बच्चे याद आ जाते हैं। अगर आज उसके बच्चे होते तो शायद वो भी अपने बच्चों के साथ इसी तरीके से खेल रही होती। उसके बच्चे इस वक्त 1 साल के होते और वो ट्विंस होते, मतलब कि दोनों एक दूसरे से बहुत लड़ते झगड़ते लेकिन एक दूसरे को उतना ही प्यार भी करते। एक बार फिर से वो याद अरुणिमा को एक दर्द में पहुंचा देती है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है। वो तुरंत फ़ोन का व्हाट्सएप ओपन करती है और मीरा को मैसेज करती है, बच्चे क्या कर रहे हैं। सामने से मीरा ने एक रोने वाली इमोजी भेजते हुए कहा, वो दोनों तो सो गए हैं, पर ये तीसरा सोने का नाम नहीं ले रहा है। अरुणिमा, मुझसे 3 बच्चे नहीं संभाले जा रहे हैं। तुम जल्दी से आ जाओ ताकि कम से कम उन दोनों को तो संभाल लो। अरुणिमा ने मुस्कुराते हुए मीरा को रिप्लाई किया, बस यहाँ पर थोड़ा सा काम है, उसके बाद मैं तुमसे और बच्चों से मिलने मुंबई जरूर आऊंगी। शौर्य और अरुणिमा को मेरा प्यार देना और दिव्यांश को लोरी सुना दो तो वो सो जाएगा। वो मेरी लोरी से नहीं सोता है, ये सिर्फ तुम्हारी लोरी से सोता है। ऑस्ट्रेलिया में जब तक तुम्हारे पास था तब तक मुझे इसकी ज़रा भी फिक्र नहीं थी, लेकिन अब ये मेरे पास रुकता ही नहीं है, ये हर जगह सिर्फ तुम्हें ही ढूंढता रहता है।
कभी कभी तो मुझे शक होता है इसकी माँ मैं हूँ या तुम हो। ये मैसेज किया तो अरुणिमा ने हंसने वाला इमोजी सेंड करते हुए कहा, उसकी माँ तुम ही हो और हमेशा तुम ही रहोगी। बस उसे मेरी आदत लग गई होगी, इसलिए मुझसे दूर नहीं रह पा रहा होगा। मैंने अपनी आवाज़ में तुम्हें एक लोरी रिकॉर्ड करके भेजी है, वो प्ले कर दो। उसकी आवाज़ सुनकर वो सो जाएगा और फिर तुम भी आराम कर लेना। मीरा ने भी मुस्कुराती हुई इमोजी भेजकर ओके बोला तो अरुणिमा ने अपनी वॉइस में रिकॉर्ड की हुई लोरी मीरा को भेज दी। मीरा की डिलीवरी ऑस्ट्रेलिया में ही हुई थी, या यूं कहें कि वो खुद ही ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थी। मीरा को अरुणिमा की फिक्र हो रही थी, अकेले वो वहां पर सब कुछ कैसे मैनेज करेगी। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि उसे कुछ करना ही नहीं पड़ा और अरुणिमा ने सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया था। इनफैक्ट उनके बेटे का नाम भी अरुणिमा ने ही रखा था। देव उस समय रसिया में था। वो रशियन माफिया से अपना नाम पीछे लेना चाहता था, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था, इसलिए देव को समय लग रहा था और मीरा बच्चों के साथ अकेली थी। अरुणिमा का भी काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, इस वजह से वो भी बच्चों के पास नहीं जा पा रही थी, इसलिए उसने प्रॉमिस किया कि वो जल्दी बच्चों से मिलने आएगी। आखिरकार अरुणिमा की कार एक बहुत बड़े बंगले के सामने आकर रुक जाती है। पूरे बंगले का थीम ग्रे कलर में डेकोरेट किया गया था और बाहर तक पार्टी की आवाज़ आ रही थी। अरुणिमा ने गाड़ी से बाहर कदम रखा और एक कॉन्फिडेंट वूमन की तरह वो चलते हुए घर की तरफ आई। अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी में समय देखकर अरुणिमा की आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं। वो सच में पार्टी में लेट पहुंची थी, जबकि ये पार्टी उसके और उसके बिजनेस पार्टनर्स के लिए ही थी। दरवाज़ा खुलने के साथ ही अरुणिमा जब अंदर जाती है तो उसने देखा पार्टी अपनी पिक पर थी। सब लोग मस्ती से नाच गा रहे थे और सब लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे। अरुणिमा उन सबको देखकर मुस्कुराने लगी, लेकिन उसकी नज़रें किसी को तलाश कर रही थीं। तभी एक शख्स अरुणिमा के पास आता है और कहता है, अरुणिमा चलो, सभी बिजनेस पार्टनर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अरुणिमा ने उसे रोकते हुए कहा, हाँ बिजनेस पार्टनर से जरूर मिलूंगी, लेकिन पहले तुम ये बताओ निशांत कहाँ है? मुझे पार्टी में कहीं नजर नहीं आ रहा है। अरुणिमा पार्टी हाल में एंटर करती ही है कि उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उसे सामने ही साकेत नजर आया था, जो अपने हाथों में वाइन का गिलास लेकर अरुणिमा से मिलते हुए कहता है, अरुणिमा तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब अंदर आओ, सारे बिजनेस पार्टनर अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरुणिमा ने मुस्कुराते हुए साकेत को देखा। साकेत अरुणिमा के पिता की कंपनी का एचआर था। जब अरुणिमा के पिता की कंपनी बिल्कुल कंगाल होने की कगार पर थी, तभी साकेत ने उनका साथ नहीं छोड़ा था। इसलिए अरुणिमा के लिए साकेत एक भरोसेमंद इंसान था और इसीलिए जब उसने अपना बिजनेस शुरू किया तो सबसे पहले साकेत को ही उसमें शामिल किया था। अरुणिमा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, यहाँ पर अल्कोहल की स्मेल आ रही है, तुम तो जानते हो ना, मुझे अल्कोहल की स्मेल से उल्टी आ जाती है, इसीलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं। साकेत ने जल्दी से अपना वाइन का गिलास साइड टेबल पर रखते हुए कहा, अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन तुम कुछ तो पियोगी ना? ऑरेंज जूस, अरुणिमा ने कहा, तो साकेत ने वेटर को बुलाया जिसके हाथों में ऑरेंज जूस था। अरुणिमा ने ऑरेंज जूस लिया और बाकी सबको देखने लगी। सच में आज अरुणिमा बहुत खुश थी। उसकी कंपनी इतने बड़े बिजनेस एम्पायर के साथ कोलैब कर रही थी और वो उसकी कंपनी के लिए बहुत अच्छा डिसीजन था। अरुणिमा ने इधर उधर देखते हुए कहा, निशांत कहाँ है? जिसके घर में पार्टी है वही पार्टी से गायब है। उसी ने तो ये पार्टी ऑर्गेनाइज की है और अब वही मुझे नजर नहीं आ रहा। साकेत मुस्कुराते हुए बोला, और कहाँ होगा? वहीं जहाँ कोई आता जाता ही नहीं। अरुणिमा उसे घूरकर देखती है तो साकेत हंसते हुए ऊपर की तरफ इशारा करता है और उसने मानो सर हिलाया। वो लोगों को साइड करते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है और फिर ऊपर चली जाती है। साकेत भी वहां से बिजनेस पार्टनर की तरफ चला जाता है जिनके साथ उनकी बिजनेस डील होने वाली थी। अरुणिमा वहां से सीधे थर्ड फ्लोर पर पहुंचती है और एक बड़े से दरवाजे के सामने रुक जाती है। उसके हाथ में ऑरेंज जूस का गिलास अभी भी था और चेहरे पर एक घबराहट थी। उसने गहरी सांस छोड़ी और कमरे का हैंडल खोलकर वो अंदर कदम रखती है। अंदर पूरी तरह से अंधेरा था, लेकिन अरुणिमा को पता था कि उसे कहाँ जाना है। कमरे के अंदर जाते ही अरुणिमा सीधे बालकनी की तरफ चली जाती है, एक लंबी चौड़ी बालकनी जिसमें स्विमिंग पूल अटैच था। अरुणिमा का अंदाजा बिल्कुल सही था। स्विमिंग पूल के पास निशांत था, जो अपने दोनों पैर स्विमिंग पूल के अंदर डाले बैठे ऊपर तारों को देख रहा था। अरुणिमा ने पीछे से उसे देखते हुए कहा, नीचे पार्टी चल रही है, सारे मेहमान आ चुके हैं और तुम इस बार यहाँ बैठे हो।
निशांत ने पीछे पलटकर अरुणिमा को देखा और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। उसके बाद निशांत ने अपना एक हाथ उठाया और अपने पास की जगह को थपथपाते हुए कहा, जॉइन अस। अरुणिमा ने भी मुस्कुराते हुए अपना सर ना में हिलाया। वो अपने ऊंची हील की सैंडल को एक तरफ रखती है और ठंडे पैरों से चलते हुए सीधे स्विमिंग पूल के पास आती है। नीचे झुककर उसने अपना ऑरेंज जूस का गिलास साइड में रखा और अपने गाउन को हल्का सा घुटनों की तरफ उठाते हुए वो निशांत के बगल में बैठ जाती है। उसने भी अपने पैर पानी में डाल दिए और निशांत की तरह ऊपर टिमटिमाते तारों को देखने लगी। वो दोनों ही इस वक्त तारे देख रहे थे और दोनों के ही चेहरे पर मुस्कान थी। कुछ देर बाद अरुणिमा उसे देखते हुए कहती है, तुम नीचे पार्टी में क्यों नहीं हो? जवाब तुम्हें पता है अरु, निशांत ने कहा। तो अरुणिमा मुस्कुराते हुए बोली, पागल हो गए हो क्या? मैं पार्टी में देर से पहुंची तो इसलिए तुम भी पार्टी में नहीं गए? निशांत, मेहमानों को तुमने ही बुलाया है। ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है कि जिसने पार्टी में इनवाइट किया है वही उससे गायब है। निशांत के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने अरुणिमा को देखा और बोला, मैं बस थोड़ी देर सुकून से अकेले में बैठना चाहता था। तुम्हें मालूम है ना, मुझे शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे पता था कि अगर मैं पार्टी में नजर नहीं आऊंगा तो तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आओगी। कितनी शांति है ना यहाँ, कितना सुकून है। अरुणिमा ने अपना सर हिलाते हुए बोला, हाँ सुकून तो है, लेकिन हम दोनों इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि नीचे जो मेहमान हैं वो हमारे लिए ही आए हैं। वो हमारे बिजनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं निशांत। हम उन्हें इस तरीके से नाराज नहीं कर सकते, इसलिए उठो और चलो। अरुणिमा पानी से अपने पैर बाहर निकालती है और पास में पड़े एक टॉवल से उन्हें पोंछती है। वो अपना ऑरेंज जूस का गिलास वापस उठाती है और अपने हील के पास आती है। निशांत मुस्कुराते हुए अभी भी बैठा हुआ था। उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, लगता है इस साल त्योहारों का मौसम बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है और बहुत कुछ अच्छे के लिए होने वाला है। अरुणिमा अपना हील पहनते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, हमने त्योहारों के लिए बहुत से नए आइडिया पर काम किया है और हम नए लोगों को मौका देंगे कि वो हमारी कंपनी में अपने यूनिक आइडिया लेकर आएं। मुझे लगता है इस साल का फेस्टिवल सीजन हमारी कंपनी के लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आएगा। निशांत ने अपना चेहरा घुमाकर पीछे अरुणिमा को देखा और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। उसने अरुणिमा से कहा, क्या तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? अरुणिमा दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली, तुम्हें जो भी पूछना है नीचे आकर पूछो। क्या तुम अभी भी आस्तिक के बारे में सोचती हो? अरुणिमा के कदम रुक जाते हैं और उसका हाथ एकदम से थम जाता है। उसके हाथों में जो ऑरेंज जूस था उसमें हल्की हल्की वाइब्रेशन होने लगी थी। अरुणिमा के सामने अचानक वो सारे मंजर आ जाते हैं जब वो और आस्तिक साथ थे। अरुणिमा अपनी भावनाओं को खुद से छुपाने में असमर्थ थी। वो झूठ नहीं बोलेगी कि इन 5 सालों में उसने कभी आस्तिक को याद नहीं किया था या फिर कभी उसके लिए तड़पी नहीं थी। अरुणिमा जानती थी कि वो अभी भी दिल, दिमाग और आत्मा से आस्तिक से प्यार करती है और वो उसके प्यार के लिए तरस रही है। लेकिन आस्तिक उसकी जिंदगी और उसकी दुनिया से ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी था ही नहीं। आखिरी बात जो अरुणिमा ने आस्तिक के बारे में सुनी थी वो ये थी कि वो यहाँ से कहीं दूर चला गया है। अब वो कहाँ गया है इस बारे में किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि आस्तिक के किसी भी परिवार ने अरुणिमा के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखा और न ही किसी ने आस्तिक के बारे में कुछ बताया। अरुणिमा ने उन सबको सोशल मीडिया पर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन शायद वो अरुणिमा से जुड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए अरुणिमा किसी को ढूंढ ही नहीं पाई। शुरुआत में ये सब अरुणिमा के लिए बहुत मुश्किल था। उसे आस्तिक की आदत हो गई थी, उसकी कमी अरुणिमा को बहुत महसूस हो रही थी। लेकिन उसने अपने दिल और दिमाग को बहुत मजबूत करके आगे बढ़ने का फैसला किया था। अब अरुणिमा को हैरानी हो रही थी, 1 साल हो गए, आस्तिक के बारे में किसी को कोई खबर नहीं। यहाँ तक कि ना तो न्यूज में और ना ही सोशल मीडिया पर उसके बारे में कोई अफवाह आई है। आस्तिक उनमें से नहीं था जो अचानक गायब हो जाए। वो तो मीडिया अटेंशन के लिए पागल था। उसकी हर चीज़ मीडिया में आती थी। उसकी कंपनी में कितने शेयर्स हैं, उसकी कंपनी कितनी ऊंचाइयों पर जा रही है, कितने एम्प्लॉयज़ ज्वाइन हुए, कितनों ने अपनी नौकरियां छोड़ी, ये सारी चीज़ें उसकी कंपनी के लिए मीडिया वाले टॉप टीआरपी रेट में चलाते थे। लेकिन पिछले 1 सालों से उसकी कंपनी के बारे में ना तो कोई जानकारी मिली, ना कोई ऑफर, यहाँ तक कि कोई नेगेटिव बातें भी सुनने को नहीं मिली। आस्तिक ऐसे गायब हुआ जैसे वो कभी वजूद में ही नहीं था। आखिरी बात जो अरुणिमा को आस्तिक की याद थी वो था उसके नोट्स में लिखा हुआ वो आखिरी शब्द, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा।
अरुणिमा की भावनाएं निशांत से छुपी नहीं थी, या यूं कह ली कि अरुणिमा को इस वक्त सबसे बेहतर सिर्फ निशांत ही जानता था। उसे पता था कि अरुणिमा पिछले 1 साल से कितनी ज्यादा आस्तिक के लिए बेचैन हो रही थी और उसके लिए कितनी ज्यादा तड़प रही थी। ये बात उसने अरुणिमा की आंखों में देखी थी, क्योंकि अरुणिमा की भावनाएं समझने के लिए उसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। उसने कितनी बार देखा कि अरुणिमा ने आस्तिक का नंबर अपनी स्क्रीन पर रखा हुआ है। वो कितनी बार कोशिश करती है उस नंबर को डायल करने की, लेकिन उसकी उंगलियां बीच में ही रुक जाती हैं। उसका चेहरा हताशा और निराशा से इतना भरा रहता था कि निशांत कई बार उसे संभालना चाहता था, लेकिन उसके खुद के कदम नहीं बढ़ रहे थे। दरवाजे पर खड़ी अरुणिमा की आंखों में आंसू का एक कतरा था, जो उसने वापस अपने जज्बातों के साथ अंदर ले लिया। वो एक गहरी सांस छोड़ती है और अपनी आंखें बंद करते हुए आस्तिक को याद करते हुए कहती है, तुमने तो वादा किया था ना। उसके बाद अरुणिमा अपनी ही बातों पर हंसते हुए कहती है, मैं भी कितनी पागल हूँ, तुम्हारे एक वादे के भरोसे पर अब तक यकीन कर रही हूँ। ये कहते हुए अरुणिमा ने सिर झुकाया और दरवाजा खोलकर बाहर चली जाती है, और निशांत वहीं बैठा उसकी मां को बस जाता हुआ देखता रह जाता है। एक बार फिर से अरुणिमा ने अपनी भावनाएं, अपने जज्बात और अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर कैद कर लिया था, और निशांत ये सब अच्छी तरह से देख रहा था। थोड़ी देर बाद निशांत और अरुणिमा दोनों पार्टी में मौजूद थे, और उनके सारे बिजनेस पार्टनर भी आ गए थे। बस अरुणिमा ने ऑरेंज जूस ले रखा था। सब लोग अपनी आने वाली डील्स के बारे में बात कर रहे थे और फेस्टिवल सीजन में उनके क्या क्या प्लान हैं, वो सब एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे थे। आखिरकार पार्टी खत्म हो जाती है और सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया था। अरुणिमा ने भी बहुत एंजॉय किया था। ये उसकी जिंदगी का खुशनुमा पल था, जो उसने अपने दोस्तों के साथ बिताया था। लेकिन कल का दिन उन सब के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि कल उनका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था, जिसके लिए उन सभी बिजनेस पार्टनर का एक साथ होना बहुत जरूरी था। इसलिए अरुणिमा ने जल्दी घर जाकर सोने का फैसला किया, ताकि कल की मीटिंग में वो एकदम फ्रेश महसूस कर सके। अरुणिमा बाहर की तरफ आ ही रही थी कि निशांत ने उसे रोकते हुए कहा, अरुणिमा रुको, मेरा इंतजार करो। अरुणिमा रुक जाती है और पलटकर निशांत को देखती है, तो निशांत उसके पास आते हुए कहता है, रात काफी हो गई है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अरुणिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं गाड़ी लेकर आई हूँ। ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तुम मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैंने ड्रिंक कर रखी है और मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगा, निशांत ने हंसते हुए कहा। तो अरुणिमा मुस्कुरा दी। उसने निशांत को देखकर कहा, हॉस्पिटल जा रहे हो? निशांत ने हाँ में सिर हिलाया। तो अरुणिमा और निशांत दोनों अरुणिमा की गाड़ी में बैठ जाते हैं, और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। अरुणिमा की नजरें खिड़की से बाहर सड़क पर थीं, और निशांत बार बार अरुणिमा को देखते हुए कहता है, क्यों परेशान हो रही हो? और अगर इतनी ही परेशान हो तो अगला कदम उठा लो। तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकता। अरुणिमा ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन मैं क्या बोलूंगी उससे? अगर उसने कुछ ऐसा पूछ लिया जिसका जवाब मेरे पास नहीं है, तो फिर मैं क्या कहूंगी? पिछले 1 साल से मैंने उससे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, या उसके बारे में पता करने की कोशिश क्यों नहीं की? वो मुझसे नाराज होगा, मैं उसकी नाराजगी का सामना नहीं करना चाहती। अरुणिमा की बात सुनकर निशांत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने हंसते हुए कहा, अगर इतनी फिक्र है उसकी, तो फिर उससे अलग ही क्यों हुई? अरुणिमा के चेहरे पर निराशा थी। इस सवाल का जवाब तो उसके पास भी नहीं था। वो आस्तिक से सुकून और शांति के लिए अलग हुई थी, लेकिन उससे अलग होने के बाद भी अरुणिमा को ना तो सुकून मिला और ना ही शांति। हाँ, वो एक नई अरुणिमा से जरूर मिली थी, जो जीवन में हर फैसला लेती थी और अपने जीवन के हर फैसले को सही साबित करती थी, लेकिन उसके मन के अंदर जो खालीपन था, उसे भरने के लिए कोई भी नहीं था। लोगों के सामने स्ट्रॉन्ग दिखने वाली अरुणिमा अकेले में कितनी तड़पती थी, ये किसी को नजर नहीं आता था। निशांत ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें भूल गया होगा? उसकी बात सुनकर अरुणिमा के गले में एक गांठ सी बन गई। अरुणिमा के लिए ये महसूस करना भी एक बहुत दुखद अनुभव था कि आस्तिक ने उसे भुला दिया है। पता नहीं, अरुणिमा ने बस इतना ही कहा, और निशांत का चेहरा भावहीन हो गया। अरुणिमा की हालत उससे छुपी नहीं थी और न ही उसके जज्बात। बस वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अरुणिमा को सच में क्या चाहिए। अरुणिमा ने पूछा, निशांत, तुम्हें क्या लगता है, मैंने आस्तिक से तलाक लेकर कुछ गलत किया है? निशांत ने तुरंत कहा, बिल्कुल भी नहीं। उस वक्त ये जरूरी भी था। तुम्हारे और आस्तिक के रिश्ते में जितनी कॉम्प्लिकेशंस थीं, ऐसे में तुम लोगों का उस समय अलग हो जाना ही बेहतर था,
ताकि तुम्हें अपने लिए और उसे अपने भविष्य के लिए कुछ समय मिल सके। देखो अरुणिमा, कभी कभी हमें किसी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए कड़वी दवाई का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दवाई खराब थी, इसका मतलब ये है कि वो सिचुएशन खराब थी। तुम्हारी शादी में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे तुम निभाना चाहती थी। हाँ, एक आखिरी उम्मीद थी, तुम दोनों का बच्चा और तुम दोनों का प्यार। लेकिन तुम्हारा बच्चा शायद किस्मत को मंजूर नहीं था। लेकिन प्यार, प्यार तो मुझे आज भी तुम्हारी आंखों में नजर आता है। असली प्यार वही होता है अरुणिमा, जब आप अपने प्यार के पास ना हो तब भी उसे प्यार करते हो। पास रहकर तो हर कोई प्यार निभा लेता है, लेकिन दूर रहकर किसी को सच्चे दिल से चाहना ही असली प्यार की परिभाषा है। उसकी ऐसी फिलॉसफी जैसी बातें सुनकर अरुणिमा हंसने लगी और वो हंसते हुए कहती है, अच्छा जी, तुम्हें पता है प्यार के बारे में, तो जनाब लव गुरु और प्यार के प्रोफेसर मुझे इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बता रहे हो। खुद का हाल तो आरुषि से बताया नहीं गया और बड़े आए मुझे प्यार का पाठ पढ़ाने वाले। पहले जाकर अपने प्यार का इजहार करो, उसके बाद मुझे सिखाना कि क्या करना है क्या नहीं। अगर मुझे एक और मौका मिलेगा तो मैं आस्तिक के सामने जरूर कहूंगी कि मैं उसे हमेशा से प्यार करती आई हूँ। लेकिन तुम बताओ, क्या तुम आरुषि के सामने कह सकते हो कि तुम उससे प्यार करते हो जब वो कोमा से उठ जाएगी? अरुणिमा अपने घर से बाहर निकली और बाहर कदम रखने के साथ ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सामने बारिश हो रही थी, रिमझिम बारिश। सुबह सुबह इतना खुशनुमा मौसम देखकर अरुणिमा के चेहरे पर भी एक खुशनुमा एहसास आ गया था। उसने जल्दी से अपना हेडफोन निकाला और अपने कान में लगाते हुए एक मधुर म्यूजिक बजा दिया। तभी उसका एक सर्वेंट छाता लेकर आता है और उन्हें छाता थमा देता है और धीरे धीरे पैरों को संभालते हुए वो गाड़ी के पास जाती है। ड्राइवर ने जल्दी से उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। अरुणिमा गाड़ी में बैठ जाती है और ड्राइवर गाड़ी ड्राइव करने लगता है। पूरे रास्ते अरुणिमा के कानों में वो मधुर म्यूजिक और बाहर रिमझिम बारिश चल रही थी। ये बारिश हमेशा से ही अरुणिमा को एक खुशी का एहसास करवाती थी। उसे बारिश पसंद थी, लेकिन इसी के साथ उसे ये भी याद आता है कि आस्तिक को बारिश बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो बारिश से नफरत करता था, उसे बारिश से बहुत चिढ़ होती थी, यहाँ तक कि तेज हवाएं और बिजली उसे हमेशा डरा दिया करती थी, जिसकी वजह थी उसके बचपन का डर। लेकिन इस वक्त ये रिमझिम बारिश अरुणिमा को वो दिन याद करवा रही थी जब वो और आस्तिक इसी तरीके से बारिश में एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। अरुणिमा की कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आ रहा था कि सारे बिजनेस पार्टनर वहां पहुंच गए हैं, बस कुछ को छोड़कर, जिसमें से एक नाम अरुणिमा का भी था। अरुणिमा ने काश की अपनी आंखें बंद किया और अपना सर पीटते हुए उसने रिप्लाई किया कि बाहर बारिश के मौसम में उसे ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो थोड़ी लेट आएगी। सामने से हंसने वाले इमोजी के साथ उसे रिप्लाई मिला कि उसके बिना मीटिंग शुरू नहीं हो सकती है। आखिरकार जैसे तैसे करके अरुणिमा अपनी मीटिंग पर पहुंच गई। आज की मीटिंग कैंसिल नहीं की जा सकती थी, क्योंकि बहुत से एक लाइन फॉरेन क्लाइंट थे जो स्पेशली इसी मीटिंग के लिए आए थे, और कल रात की पार्टी भी इसी उद्देश्य से रखी गई थी कि सब लोग एक दूसरे के साथ जान पहचान बढ़ाएंगे। अरुणिमा जैसे तैसे करके कंपनी पहुंचती है। हालांकि कंपनी उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं थी, लेकिन ट्रैफिक की वजह से उसे यहां पहुंचने में 1.5 घंटा लग गया। आखिरकार वो एक गहरी सांस छोड़ती है और अपना ओवरकोट निकलकर वो एक वेटर को दे देती है। ओवरकोट के अंदर अरुणिमा ने अपना बिजनेस सूट पहन रखा था, पर्पल कलर का बिजनेस सूट, और उसके ऊपर बहुत लाइट मेकअप, बालों को खुला छोड़ा हुआ था और आंखों में एक कॉन्फिडेंस के साथ अरुणिमा एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन की तरह अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। उसके एक हाथ में वॉच और दूसरे हाथ में उसके कॉन्ट्रैक्ट की फाइल थी। आज मीटिंग में उसका प्रेजेंटेशन सबसे अच्छा होगा, ये उसे उम्मीद थी, क्योंकि उसने इस मीटिंग के लिए पिछले 3 महीने से तैयारी की थी और उसकी कंपनी को भी इन सब से बहुत फायदा होने वाला था। इसलिए आज की मीटिंग उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी थी। मीटिंग रूम में पहुंचकर वो सबको देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, सॉरी जेंटलमैन, बाहर मौसम खराब था जिसकी वजह से मैं लेट आई एम सॉरी, आप लोगों को मेरी वजह से इंतजार करना पड़ा। लेकिन साकेत जो वहां पहले से ही मौजूद था, उसने तुरंत अरुणिमा के हाथ से फाइल लेते हुए कहा, इट्स ओके अरुणिमा, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम अकेली नहीं हो जो लेट आए हो, और भी लोग हैं। अरुणिमा ने हैरानी से सबकी तरफ देखा तो सारे बिजनेस पार्टनर हंसते हुए सर हिलाते हैं। मिस्टर जॉयल, जिनके साथ सारे बिजनेसमैन अपना बिजनेस करना चाहते थे और आज प्रोजेक्ट के लिए ये सब यहाँ शामिल हुए थे, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने भी हंसते हुए कहा, जी मिस अरुणिमा, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप अकेली लेट नहीं आए हैं, और भी लोग आ रहे हैं रास्ते में। आज खराब मौसम ने तो सच में सारे प्लान को खराब कर दिया है।
कोई बात नहीं, जैसे आप पहुंच गई है बाकी के बिजनेस पार्टनर भी पहुंचने वाले हैं, आप बैठिए। अरुणिमा की कंपनी का नाम जिस चेयर पर लिखा गया था, अरुणिमा जाकर उस पर बैठ जाती है और उसके पास की ही चेयर पर साकेत भी बैठ गया था। अरुणिमा ने फाइल सामने की और तभी उसकी नज़र सामने की चेयर पर जाती है जहां पर निशांत की कंपनी का नाम लिखा हुआ था। निशांत का असिस्टेंट तो बैठा हुआ था लेकिन निशांत की चेयर खाली थी। उसने साकेत को देखते हुए कहा, निशांत कहाँ है? साकेत ने मुस्कुराते हुए कहा, निशांत सर भी ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं और 2 बिजनेसमैन और है वो भी अभी तक पहुंचे नहीं है। जैसे ही सब लोग पहुंचेंगे उसके बाद ही मीटिंग स्टार्ट होगी। अरुणिमा ने हाँ में सर हिलाया। वो अपनी फाइल ओपन करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टिक कर रही थी जो वो इस मीटिंग में पूछने वाली थी कि तभी उसकी नज़र साकेत की आंखों पर पड़ती है। वो साकेत को अपनी कहानी से धीरे से मारते हुए कहती है, कल रात कहा था ना तुमसे कम पीने के लिए, लगता है हैंगओवर उतरा नहीं है तुम्हारा, आंखें अभी भी लाल हो रखी है। साकेत बच्चे सा मुंह बनाते हुए बोला, अरुणिमा तुम तो जानती हो ना पार्टी करना मेरी कमजोरी है। आई एम ए फन लविंग बॉय। हाँ मानता हूँ कल रात थोड़ी ज्यादा हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं मीटिंग में टाइम पर पहुंचा, यहाँ तक कि तुमसे भी पहले पहुंचा हूँ। तुम तो बॉस हो ना, लेकिन फिर भी लेट आई हो। अरुणिमा ने उसे गुस्से में देखा और ना में सर हिलाते हुए वापस से फाइल की तरफ देखते हुए बोली, अगर तुम्हारा हैंगओवर प्रेजेंटेशन के वक्त मुसीबत खड़ी करता है तो सोच लेना मैं तुम्हें कंपनी से उठकर बाहर फेंक दूंगी। उसकी बात पर साकेत हंसते हुए कहा, एक यही तो काम है जो तुम नहीं कर सकती हो। अरुणिमा उसे एक नज़र देखती है और फिर अपना काम करने लग जाती है। साकेत भले ही मनमौजी और थोड़ा मस्त मौला था लेकिन वो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस था। तभी अरुणिमा की नज़र उन दोनों खाली कुर्सियों पर जाती है। अरुणिमा ने हैरानी से कहा, यहाँ पर जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं हम उन सब से पहले मिल चुके हैं, तो फिर ये दोनों चेयर किसकी है? कोई नया बिजनेसमैन भी ऐड हुआ है क्या? साकेत जल्दी से कहता है, ये जो सामने वाली चेयर है जिसके ऊपर ब्लू रंग का टिप लगा है, ये किसी शेयर मार्केट बड़े बिजनेसमैन की चेयर है। उनका नाम तो पता नहीं लेकिन इन्होंने कई कंपनी में इन्वेस्ट किया है और यहाँ तक कि मिस्टर जायल की कंपनी में भी इनका बहुत बड़ा शेयर है। पर अचानक से इन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट दिखाया है तो इसलिए इन्हें शामिल किया गया है। और ये जो दूसरी चेयर है ये अभी भी रखी गई है। शायद कल रात किसी ने इस बिजनेस में आने के लिए अप्लाई किया है और वो काफ़ी बड़ा नाम है, इसलिए मिस्टर जायल उसे इनकार नहीं कर सके हैं। पर देखो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन होकर भी इतनी लेट आ रहे हैं। अरुणिमा ने एक नज़र उन दोनों खाली कुर्सियों को देखा और उसके बाद उसने साकेत से कहा, नाम क्या है इन दोनों बिजनेसमैन का? साकेत ने बेफिक्री के साथ कहा, वो दूसरे वाले का तो नाम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इस ब्लू चेयर वाले का नाम क्या बताया था? 1 मिनट अभी तो बताया था, इसका नाम है सूर्य मल्होत्रा। आई एम बैक एवरीवन। इस आवाज़ के साथ ही अरुणिमा की आंखें एकदम बड़ी हो जाती है और दिल एकदम धड़कने को हो जाता है। उसने चेहरा घूम कर देखा तो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे और चेहरा एकदम से घबराहट में भर गया था क्योंकि सामने सूर्य खड़ा था। दरवाजे पर सूर्य खड़ा था और उसे देखकर अरुणिमा की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं। उसकी आंखों में एक अनजाना सा डर उतर आया था। हालांकि अब वो पहले वाली अरुणिमा नहीं थी जो किसी भी चीज़ को लेकर आसानी से प्रभावित हो जाती थी, लेकिन सूर्य का डर तो अभी भी उसके ज़हन में था। सूर्य ने मुस्कुराते हुए सबको देखा और जैसे ही उसकी नज़र अरुणिमा पर जाती है, उसके चेहरे पर एक दबी हुई मुस्कान आ गई। वो अरुणिमा को देखते हुए कहता है, हेलो मिसेज रायचन। फिर थोड़ा गंभीर एक्सप्रेशन के साथ, ओह आई एम सॉरी, मैं तो भूल गया कि आपका तो डाइवोर्स हो चुका है, तो अब आप मिसेज रायचन नहीं रही। तो क्या है अब आप? मतलब कि आपका असली नाम क्या है? तभी वहां पर मिस्टर जॉयल ने कहा, मिस्टर मल्होत्रा, उनका नाम है मिस अरुणिमा मेहरा और वो हमारी कंपनी की बिजनेस पार्टनर हैं। इसीलिए अगले प्रोजेक्ट में हमारे साथ काम करने के लिए वो अपना प्रेजेंटेशन देने यहाँ आए हैं। बेहतर यही है कि आप उनकी निजी जिंदगी पर सवाल ना उठाएं। सूर्य अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए कहता है, आई एम सॉरी मिस्टर जॉयल, मुझे नहीं मालूम था कि अरुणिमा आपकी बिजनेस पार्टनर है। वो क्या है ना, अरुणिमा से मेरी पुरानी जान पहचान है, तो बस इसीलिए मैं उससे थोड़ी सी हेलो हाय कर रहा था। अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। सूर्य ने ये बात बहुत ही नाटकीय अंदाज में कही थी और अरुणिमा उसे अपनी गुस्से भरी आंखों से देख रही थी। सूर्य की एक्टिंग को तो वो पहले भी देख चुकी थी। ये इंसान इतना ज़्यादा बनावटी है कि कब सच बोलता है और कब झूठ, इसका पहचान करना मुश्किल है। सूर्य अंदर आता है और एक चेयर पर बैठ जाता है। उसने अरुणिमा को तिरछी मुस्कान के साथ देखना शुरू कर दिया तो अरुणिमा ने गुस्से में अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया।
इतना तो तय था कि अरुणिमा अब यहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन नहीं देगी, क्योंकि उसे सूर्य के साथ कोई बिजनेस नहीं करना है। लेकिन इस तरीके से सबके बीच से उठकर जाना बदतमीजी होगा, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी जब तक मीटिंग खत्म ना हो यहीं पर बैठे रहना होगा। अरुणिमा के पास एक दूसरे बिजनेसमैन मिस्टर मुकेश शर्मा बैठे हुए थे। उन्होंने धीरे से अरुणिमा से कहा, क्या आप मिस्टर सूर्य को जानती हैं? आपको पता है ना कि शेयर मार्केट में उनका बहुत बड़ा नाम है। अरुणिमा मिस्टर शर्मा की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, मैं इन्हें कुछ खास नहीं जानती हूँ। बस काफी समय पहले एक छोटी सी मुलाकात हुई थी, मुझे तो याद भी नहीं। ये बात भले ही उन दोनों के बीच हो रही थी, लेकिन सूर्य ने ये बात सुन ली और वो मुस्कुराते हुए मिस्टर शर्मा को देखकर कहता है, जी नहीं मिस्टर शर्मा, इसमें अरुणिमा जी की कोई गलती नहीं है। दरअसल वो मुलाकात थी कुछ अजीब कि हम दोनों एक दूसरे के साथ जान पहचान कर ही नहीं पाए। क्यों? सच कहा ना मैंने, सूर्य ने अरुणिमा की तरफ देखते हुए कहा। तो अरुणिमा का चेहरा गुस्से में लाल हो गया था। उनकी पहली मुलाकात अरुणिमा कैसे भूल सकती थी? इस आदमी ने अरुणिमा को किडनैप किया था और उसे गंदे से कमरे में रखकर उसे डराने धमकाने की कोशिश की। यहाँ तक कि जब वहां पर आग लग गई तो ये वहां से अरुणिमा को ऐसे ही छोड़कर भाग गया। वो तो सही वक्त पर आस्तिक वहां आ गया था, वरना अरुणिमा के साथ उस वक्त कुछ भी हो सकता था। अरुणिमा को यही सोच सोचकर गुस्सा आ रहा था। मिस्टर जॉयल देखते हैं तो सूर्य के साथ वाली कुर्सी अभी भी खाली थी और ये देखकर वो एकदम से कहते हैं, मुझे मालूम है कि आप लोग यहाँ पर मीटिंग शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम मीटिंग तब तक शुरू नहीं कर सकते हैं जब तक कि मेरे फॉरेन के बिजनेस क्लाइंट यहाँ नहीं पहुँच जाते। मिस्टर निशांत बस पहुँचने ही वाले हैं, लेकिन मेरे क्लाइंट को आने में वक्त लगेगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इंतजार करने में कोई परेशानी नहीं होगी। सभी बिजनेसमैन सहमति में हाँ में सिर हिलाते हैं। अरुणिमा खड़े होते हुए मिस्टर जॉयल से कहती है, मीटिंग शुरू होने में वक्त लग रहा है, तो क्या मैं कुछ देर के लिए बाहर जा सकती हूँ? जी मिस मेहरा, अभी मीटिंग शुरू नहीं हुई है, तो आप अब बाहर जा सकते हैं। अरुणिमा अपना बैग उठाती है तो साकेत उसे हैरानी से देखते हुए कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? अरुणिमा ने चुपचाप अपने बैग में अपना फोन रखते हुए कहा, वॉशरूम। ओके, साकेत ने कहा तो अरुणिमा कमरे से बाहर निकल जाती है। वो वहां से सीधे ग्राउंड फ्लोर के वॉशरूम में आ जाती है। यहाँ पर उसे बहुत अजीब लग रहा था। सूर्य के सामने उसे अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। सूर्य को अपने सामने देखना अरुणिमा के लिए अनएक्सपेक्टेड था। उसे गुस्सा और हैरानी दोनों एक साथ हो रही थी, लेकिन इसके अलावा एक और चीज थी जो उसे परेशान कर रही थी, वो ये थी कि सूर्य का यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। वैसे भी अरुणिमा ने एक साल में खुद को पूरी तरह से बदल लिया था और अब वो पहले की तरह मासूम और लाचार नहीं थी, बल्कि उसने खुद को एक नई अरुणिमा की तरह सबके सामने प्रेजेंट किया था, जो बहादुर थी, जो लड़ना जानती थी, जो अपने हक के लिए बोलना जानती थी। इसलिए उसे सूर्य से डर नहीं लग रहा था। हाँ, सूर्य की हरकतों ने जो उसके दिल और दिमाग पर एक गहरी छवि छोड़ी थी, उसकी वजह से वो थोड़ी सी विचलित जरूर हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो सूर्य का सामना नहीं कर सकती थी। वो सूर्य जैसे घटिया इंसान का सामना बखूबी कर सकती थी, बस उसके साथ बिजनेस करने में अरुणिमा को कोई इंटरेस्ट नहीं था। वॉशरूम की कैबिनेट में बैठकर अरुणिमा ने अपने छोटे से मिरर को बैग से निकाला और उसमें खुद का चेहरा देखकर वो अपना टचअप सही कर रही थी। सच में, सूर्य के सामने आने से उसके चेहरे पर जो शिकन आ गई थी, उसकी वजह से उसका मेकअप भी खराब हो गया था। अपने मेकअप को टचअप करके वो एक गहरी सांस छोड़कर बाहर जाने ही वाली थी कि उसने बाहर कोई आवाज़ सुनी। अरुणिमा को लगा शायद कोई दूसरी महिला आए होगी। वो कैबिनेट से बाहर निकलती है और सीधे अपना हैंड वॉश करने लगती है, पर तभी उसे पीछे से सूर्य की आवाज़ आती है, हाथ साफ करने से इंसान के ऊपर लगे हुए दाग नहीं धोते हैं। अरुणिमा की आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं और वो पलट कर देखती है तो दरवाजे के पास सूर्य खड़ा था और उसने वॉशरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था। अरुणिमा ये देखकर एकदम से घबरा जाती है और उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सूर्य ने घिनौनी मुस्कान के साथ बोला, मीटिंग रूम में ठीक से मैं तुमसे मिल नहीं पाया, इसलिए यहाँ मिलने आ गया हूँ। वैसे भी हम पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, तो फॉर्मेलिटी करने की क्या जरूरत है? कहते हुए वो अरुणिमा की तरफ कदम बढ़ा रहा था, लेकिन अरुणिमा ने गुस्से में अपने कदम पीछे लेते हुए सूर्य को उंगली दिखाकर उससे बोलना शुरू किया, खबरदार जो मेरे करीब आए तो दूर रहो। अगर तुमने मेरे पास आने की हिम्मत की तो मैं चिल्लाऊंगी। सूर्य के कदम रुक जाते हैं और वो एकदम से अरुणिमा को देखकर हंसने लगता है। उसकी हंसी कहीं से भी नॉर्मल नहीं थी।
वो हंसते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? चिल्लाओगी? क्या बात है, तुम्हारे अंदर तो बहुत हिम्मत आ गई है लगता है। आस्तिक से अलग रहकर तुमने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया है, तभी तो मेरे सामने इतनी ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत कर रही हो। वरना जिस अरुणिमा को मैंने किडनैप किया था, वो तो एकदम डरी सहमी और चुपचाप रहने वाली लड़की थी। यहाँ तक कि वो तो मुझसे नजरें मिलाकर बात भी नहीं कर सकती थी, लेकिन यहाँ तुम्हें देखो, मुझसे नजरें मिलाकर मुझे धमका रही हो। मानना पड़ेगा, आस्तिक से अलग होकर काफी बदल गई हो। सूर्य की बात पर अरुणिमा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि किसी सामान से वो सूर्य का सर फोड़ दे, लेकिन जगह और माहौल की नजाकत को समझते हुए अरुणिमा एक गहरी सांस छोड़ती है और सूर्य को देखकर एक एटीट्यूड भरे अंदाज में रहती है। तो तुम्हें किस बात की जलन हो रही है? इस बात की कि अब मैंने जवाब देना सीख लिया है, या फिर तुम्हें डर लग रहा है ये जानकर कि मेरे शब्दों में तुम्हें आस्तिक का ऑरा नजर आ रहा है? अरुणिमा की बात सुनकर सूर्य की आंखें एकदम गुस्से में लाल हो जाती है और उसकी मुट्ठी भिंच जाती है। उसका चेहरा एकदम गुस्से में भड़क उठा था और वो अरुणिमा की तरफ देख रहा था। अरुणिमा ने एटीट्यूड के साथ अपने दोनों हाथ सामने बांधकर एक घमंड भरे अंदाज में उसने सूर्य को देखते हुए कहा, क्या हुआ मिस्टर सूर्य मल्होत्रा, डर गए क्या? ये जानकर कि आस्तिक भले ही मेरे पास नहीं है, लेकिन उसकी परछाई अभी भी मुझ में शामिल है। वैसे मैंने सुना है कि आखिरी मुलाकात में आस्तिक ने तुम्हारी ऐसी हालत कर दी थी कि तुम लगभग 3 महीने के लिए कोमा में चले गए थे। चो 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 चो, मुझे बहुत बुरा लगा सुनकर कि आस्तिक ने तुम्हें कुत्ते की तरह धोया था, वो भी तुम्हारे बाप के सामने। पर उसने एक गलती कर दी, तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। उसी वक्त जान से मार देता तो आज तुम यहाँ मेरे सामने खड़े होकर बकवास नहीं कर रहे होते। आस्तिक ने अपनी लाइफ में बहुत बेवकूफ़ी की है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये है कि उसने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। यू बीच। सूर्य गुस्से में ये कहते हुए अरुणिमा के पास आता है और उसने एक झटके से अरुणिमा की गर्दन पकड़ ली। सूर्य ने अरुणिमा को दीवार से लगा दिया था और उसके दोनों हाथ अरुणिमा की गर्दन पर थे। अरुणिमा गुस्से में उसे देख रही थी, लेकिन सूर्य गुस्से में उसे घूर कर देखता है। अरुणिमा ने अपना एक पैर उठाया और सीधे उसके पेट पर लात मार दी, जिससे कि सूर्य संभल नहीं पाया। उसके कदम पीछे हो गए, लेकिन उसने अपने पेट पर दोनों हाथ रखते हुए दर्द में कराह निकाली और गुस्से में अरुणिमा को देखने लगा, जो और ज्यादा अपनी आंखों में नफरत लिए उसे देख रही थी। उसने सूर्य की तरफ उंगली करते हुए कहा, मुझे पहले वाली अरुणिमा समझने की गलती से भी मत करना। यू भी तारानकन तारानकन तारानकन। इतना कहते हुए सूर्य उसके पास आया और एक जोरदार थप्पड़ अरुणिमा के गाल पर जड़ दिया। अरुणिमा इस हमले के लिए तैयार नहीं थी, वो संभल नहीं पाए और सीधे जाकर दीवार से टकरा गई, जिससे कि उसका सर दीवार से लगने की वजह से वहां से खून निकलने लगा। लेकिन उसने हिम्मत की और अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए सूर्य को देखने लगी। सूर्य गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए अरुणिमा से कहता है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने और तुम्हारे उस आशिक ने, तुम्हारे प्यारे पति ने, माफिया के उस बीस्ट ने मुझे बर्बाद कर दिया। अच्छा होता अगर तुम उस दिन मर जाती। अगर तुम्हारा वो बेवकूफ़ पति तुम्हें बचाने नहीं आया होता तो ये सारी मुसीबत खड़ी ही नहीं हो पाती। तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने मेरी जिंदगी जहन्नम बना दी है। उस कमीने ने लगभग मुझे मेरे ही ऑफिस में घुसकर मार ही डाला था। और वजह तुम थी, वो तुम्हारे लिए मुझे मार रहा था। लेकिन मरना तो तुम्हें चाहिए था और वो भी मर जाता तो सब सही रहता। इन सब में तुम्हारी गलती है। पता नहीं उस एक्सीडेंट में तुम बच कैसे गई। तुम्हें भी उसी एक्सीडेंट में मर जाना चाहिए था जिस एक्सीडेंट में तुम्हारा बच्चा मारा था। तुम दोनों एक साथ मर जाते तो सही रहता, कम से कम मैं तो सुकून से जी रहा होता। अरुणिमा की आंखों में एकदम से आंसू आ गए और वो हैरानी से सूर्य को देख रही थी। मतलब कि अरुणिमा को जो एक्सीडेंट हुआ था वो सूर्य ने करवाया था। अरुणिमा के सामने अपने बच्चों की याद आ गई और वो एकदम से बौखला गई। इस इंसान ने अरुणिमा से उसके बच्चे छीन लिए। ये वही इंसान है जिसकी वजह से इन सब की शुरुआत हुई थी। अरुणिमा से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो खड़े होते हुए सूर्य के पास आई और उसे एक जोर का धक्का देते हुए उसने फर्श पर गिरा दिया। वो गुस्से में उसे घूरती है, तुम जैसा इंसान जिंदा रहना डिजर्व ही नहीं करता है। मुझे नहीं पता कि आस्तिक ने तुम्हारे साथ क्या किया है, लेकिन जो भी किया है बहुत सही किया है। काश आस्तिक ने तुम्हें उस दिन जान से मार दिया होता तो और अच्छा होता, लेकिन जो काम मेरा एक हस्बैंड नहीं कर सका वो काम मैं करूंगी। तुमने मुझसे मेरे बच्चे छीन लिए हैं, मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगी।
ये कहते हुए अरुणिमा सीधे सूर्य के सीने पर बैठ गई और उसके गले को दबाने लगी। अरुणिमा पूरी तरह से पागल हो गई थी। सूर्य अरुणिमा के इस हमले से खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वो हैरानी से अरुणिमा को देख रहा था। उसे लगा नहीं था कि अरुणिमा इतनी ज्यादा खुद को स्ट्रांग कर लेगी कि सूर्य पर ही भारी पड़ जाएगी। वो सूर्य के गले को दबाते हुए अपने बच्चों को याद करती है, कैसे उसने एक दिन पहले अपने बच्चों को महसूस किया था और अगले ही दिन से पता चला कि उसने अपने बच्चों को खो दिया है। एक माँ के दर्द को वो एक बार फिर से जीने लगी। इस दर्द में उसने सूर्य का गला दबाते हुए कहा, तुम कमीने इंसान, तुम्हारी वजह से मैंने अपने बच्चों को खो दिया, तुम्हारी वजह से मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ, तुम्हारी वजह से मैं आस्तिक से अलग हुई, तुम्हारी वजह से हमारा परिवार बनने से पहले ही बिखर गया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी, तुम जिंदा रहना डिजर्व ही नहीं करते हो। तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम मर जाओ तो ही बेहतर। हट जाओ मेरे ऊपर से पागल औरत। सूर्य एकदम से पलटकर अरुणिमा को गिरा देता है और अगले ही पल उसने अरुणिमा के दोनों हाथों को दबोचकर फर्श पर लगा दिया। अरुणिमा फर्श पर लेटी हुई थी और सूर्य उसके ऊपर झुका हुआ था। उसने अरुणिमा की दोनों हाथों को दबोच लिया था। अरुणिमा उसे गुस्से में देख रही थी। सूर्य के थप्पड़ ने उसके गाल लाल कर दिए थे और उसके सर से भी खून निकल रहा था, लेकिन सूर्य उसे गुस्से में देखते हुए कहता है, तुझ जैसी दो कौड़ी की लड़की मुझसे उलझने की कोशिश कर रही है, तुझे क्या लगता है अपने अंदर थोड़ी सी हिम्मत बटोरी है तो सूर्य मल्होत्रा से टक्कर लेगी? अभी बताता हूँ कि तेरी औकात क्या है। इतना कहने के साथ ही उसने अरुणिमा की शर्ट की बाजू पर हाथ रखा और उसे एक झटके से फाड़ दिया। अरुणिमा की शर्ट कंधे से पूरी तरह से फट जाती है और वो एकदम से फटी हुई आंखों के साथ सूर्य को देखने लगती है। अरुणिमा जोर से चिल्लाते हुए कहती है, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, हटो मेरे ऊपर से तुम घटिया इंसान, कमीने। छोड़ो मुझे, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अरुणिमा जोर जोर से चिल्ला रही थी इस उम्मीद से कि बाहर कोई उसकी आवाज़ सुन ले, लेकिन सूर्य ने अगले ही पल उसके शर्ट के कॉलर पर हाथ रखा और वो धीरे धीरे उसके शर्ट को खींच रहा था। अरुणिमा के दोनों हाथ उसने अपने एक हाथ से ब्लॉक कर दिए थे और वे संघर्ष कर रही थी, लेकिन सूर्य ने उसे बुरी तरह से दबोच लिया था। अरुणिमा की आंखों से आंसू निकलने लगे थे, वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। इस पल उसे अचानक से आस्तिक का ख्याल आ जाता है। सूर्य अरुणिमा की शर्ट को खींचते हुए उसके ऊपर के 2 बटन खोल देता है, जिससे अरुणिमा की इनरवियर नजर आने लगती है। सूर्य की हैवानियत बढ़ती जा रही थी। अरुणिमा अपना संघर्ष करना बंद नहीं कर रही थी, वो खुद को किसी भी हाल में बर्बाद नहीं होने दे सकती थी। उसने कस के अपनी आंखें बंद की और अपने मन में आस्तिक को याद करते हुए कहा, कहाँ हो तुम आस्तिक? प्लीज आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अगर मुझे कुछ हुआ तो ये मेरी नहीं, तुम्हारे प्यार की हार होगी। तुमने तो वादा किया था ना, बस तब तक मुझसे दूर रहोगे जब तक तुम्हारा इंतजार की इम्तिहान नहीं होगी। प्लीज आ जा आस्तिक, प्लीज आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। एक तेज आवाज के साथ दरवाजा टूटा और तभी सूर्य एकदम से अपनी आंखें बड़ी किए हुए सामने देखता है, जहां पर मौत अपनी आंखों में अंगारे लिए उसे देख रही थी। आस्तिक रायचंद। अरुणिमा की आंखें बंद थी और होश एकदम उड़ गए जब उसने सूर्य के मुंह से आस्तिक का नाम सुना। वह एकदम से अपनी आंखें खोलती है और अपना चेहरा घुमाकर उसने दरवाजे की तरफ देखने की कोशिश की। सच में आस्तिक दरवाजे पर खड़ा था, ब्लैक कलर के बिजनेस टक्सीडो सूट में और आंखों में दहशत लिए हुए। अपने बड़े बड़े कदमों के साथ किसी शहर की तरह दहाड़ते हुए वॉशरूम के अंदर दाखिल होता है और अगले ही पल उसने सूर्य को अरुणिमा के ऊपर से उठाकर सीधे उसे वॉशरूम के शीशे पर पटक दिया। शीशा टुकड़ों टुकड़ों में पूरे वॉशरूम में फैल जाता है और सूर्य बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। लेकिन आस्तिक यहाँ भी नहीं रुका। उसने फर्श पर गिरे हुए सूर्य को कॉलर से पकड़ा और अगले ही पल उसके पेट में जोरदार घूंसा मारा। उसके मुंह से पानी का एक फव्वारा बाहर निकल जाता है। सूर्य की सर्जरी हुई थी। आस्तिक ने पहले भी उसे अधमरी हालत में लाकर रख दिया था और उसके पेट का ऑपरेशन भी हुआ था। आस्तिक ने दोबारा से वहीं पर हमला किया था, जिसकी वजह से सूर्य एक ही बार में फेल हो गया। अरुणिमा फर्श पर बैठ जाती है और घबराई हुई हालत में वो सामने की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में डर उतर आया था। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी शर्ट को थाम रखा था और वो आस्तिक को सूर्य को मारते हुए देख रही थी। उसकी नज़रें आस्तिक के ऊपर थीं। 1 साल हो गया था, उसने आस्तिक को नहीं देखा था। आखिरी मुलाकात के बाद आज उसने आस्तिक को देखा है। इस 1 साल में उसने आस्तिक की तस्वीर तक नहीं देखी, क्योंकि आस्तिक कहीं सोशल मीडिया या किसी बड़े न्यूज़ चैनल में शामिल ही नहीं हुआ था। पर अरुणिमा ने देखा कि वो पहले से ज्यादा कठोर हो गया था।
उसकी बॉडी भी बहुत ज्यादा फैल गई थी। क्या उसने अरुणिमा से दूर रहकर डबल जिम करना शुरू कर दिया था? इसके अलावा उसने बियर कब से रखना शुरू कर दी। पहले आस्तिक के बाल छोटे थे, लेकिन अब उसने अपने बाल बड़े कर लिए थे और अपने सारे बालों को इकट्ठा करके उसने पीछे की तरफ एक रबर बैंड में लगाया हुआ था। हालांकि ये लुक भी आस्तिक पर अच्छा लग रहा था, लेकिन अरुणिमा की नज़रों में आस्तिक का पहला वाला रूप ही सही था। इसलिए आस्तिक को ऐसे देखकर वो एकदम से चौंक जाती है। आस्तिक पहले वाला आस्तिक नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था इस 1 साल में वो बहुत ज्यादा बदल गया है और उसने अपने अंदर पनप रहे शैतान को और ज्यादा खूंखार बना दिया है। सूर्य पूरी तरह से लहूलुहान हो गया था। आस्तिक बिना रुके उसे लगातार लात घूंसे मारे जा रहा था। वॉशरूम की हर एक चीज सूर्य के ऊपर फेंकी गई थी। आस्तिक ने गुस्से में उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में कांपकर उसे कसके दीवार पर पटक दिया। आस्तिक ने उसे दबोचते हुए कहा, साले कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई? अपने बाप की तरह कुत्ते की मौत मरना चाहता है, इसीलिए तो तूने ये करने की हिम्मत की ना? लगता है मेरी दहशत कम हो गई है तेरी नज़रों में। पर कोई बात नहीं, जो लोग मुझे डरना बंद कर देते हैं ना, वो लोग सांस लेना भी बंद कर देते हैं। अरुणिमा देख सकती थी कि आस्तिक के चेहरे पर किस हद तक जुनून सवार हो गया था। उसका पूरा शरीर गुस्से में कांपने लगा था। अरुणिमा किसी छोटे बच्चे की तरह दीवार से लगी हुई थी। अचानक से उसे हिचकी आने लगी और वो तेजी से रोने लगी। आस्तिक का ध्यान अरुणिमा की तरफ जाता है और वो एक झटके से पलटकर पीछे अरुणिमा को देखता है, जो दीवार से लगी हुई नीचे जमीन पर बैठी थी और अपने शर्ट को अपने दोनों हाथों से थामे हुए वो आस्तिक को हैरानी से देख रही थी। आस्तिक और अरुणिमा की नज़रें मिली थी, लेकिन नज़रों में कहीं पर भी वो बात नहीं थी जो अरुणिमा ने सोची थी। आस्तिक की नज़रें गुस्से और जुनून से भरी हुई थी। तभी दरवाजे पर निशांत आता है और वहां का नज़ारा देखकर एकदम से चौंक जाता है। वो गॉड अरुणिमा! निशांत जल्दी से अपना कोट उतारते हुए बाथरूम के अंदर जाता है और अरुणिमा के पास बैठकर उसने अरुणिमा के शोल्डर पर अपना कोट रख दिया। उसने अरुणिमा को पूरी तरह से ढक दिया और उसे संभाल कर खड़ा किया। लेकिन अरुणिमा की नज़रें आस्तिक के ऊपर ही थीं और आस्तिक के दोनों हाथ सूर्य के गिरेबान में थे। निशांत ने जब आस्तिक को देखा तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गईं और वो हैरानी से वहां देख रहा था। आस्तिक को भी काफी चोट लगी थी, लेकिन उसके हाथ एक पल के लिए भी नहीं रुके थे। वो लगातार सूर्य को मारे जा रहा था और सूर्य की हालत तो ऐसी थी कि उसकी शक्ल भी पहचानी नहीं आ रही थी। निशांत घबराकर आस्तिक से कहता है, मिस्टर रायचंद, क्या है ये सब? आप क्या करने जा रहे हैं? आस्तिक ने गुस्से में सूर्य के गिरेबान को कसकर पकड़ा और लगभग उसका गला घोंटते हुए कहा, वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ऐसा कहते हुए वो सूर्य को बाथरूम से बाहर की तरफ ले जाने वाला था, लेकिन निशांत जल्दी से सामने आ जाता है और आस्तिक को रोकते हुए कहता है, मिस्टर रायचंद, ठंडे दिमाग से काम लीजिए। जल्दबाजी में कोई बेवकूफ़ी भरा कदम मत उठाएगा। बाहर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग चल रही है और इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं। अपने लिए ना सही, कम से कम अरुणिमा के लिए ही सही, आप भी ऐसा मत कीजिएगा जो अरुणिमा को लोगों की नज़रों में गिरा दे। लेकिन आस्तिक की पकड़ सूर्य के गिरेबान से नहीं हटी। उसने एक नज़र अरुणिमा को देखा, जो अभी भी अपनी आंखों में आंसू और डर लिए आस्तिक को देख रही थी। उसके बाद आस्तिक की नज़रें अरुणिमा के फटे हुए कपड़े पर जाती हैं और वो गुस्से में निशांत को देखते हुए बस इतना कहता है, टेक केयर हिम। और उसके बाद आस्तिक सूर्य को लेकर वॉशरूम से निकल जाता है। वॉशरूम में सिर्फ अरुणिमा और निशांत ही थे। निशांत ने एक नज़र अरुणिमा को देखा तो उसने आस्तिक के पीछे जाने का ख्याल छोड़ दिया। वो अरुणिमा के पास आते हुए कहता है, अरुणिमा, तुम ठीक तो हो ना? अरुणिमा बहुत ज्यादा डर रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हुआ। आस्तिक किसी आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया और इस बीच उसने पूरे वॉशरूम को बर्बाद कर दिया। लेकिन अब वो सूर्य को अपने साथ लेकर गया है। वो क्या करने वाला है उसके साथ? क्या वो सूर्य को जान से मार देगा? ऐसे न जाने कितने ही नेगेटिव ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे। वो एकदम से पैनिक करने लगी थी। वो घबराते हुए निशांत से कहती है, प्लीज आस्तिक को रोको। लेकिन निशांत ने अरुणिमा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं अरुणिमा, मैं उसे रोकने वाला कोई नहीं होता हूँ। अगर उसे कोई रोक सकता है तो वो तुम ही हो। वो मेरे कहने पर नहीं रुकेगा, इसलिए मेरा इस वक्त तुम्हारे साथ होना जरूरी है। निशांत ने जल्दी से अपने असिस्टेंट को फ़ोन किया, जो कि एक फीमेल थी। वो जल्दी से अरुणिमा की कार में जाती है और वहां से अरुणिमा का एक एक्स्ट्रा बिजनेस सूट जो वो हमेशा अपनी कार में कैरी करके रखती है, उसे लेकर आ जाती है।
निशांत वॉशरूम से बाहर निकल जाता है क्योंकि वॉशरूम का दरवाज़ा टूटा हुआ था, इसलिए वो बाहर खड़ा था और निशांत की असिस्टेंट अरुणिमा को चेंज करने में मदद कर रही थी। आधे घंटे बाद अरुणिमा निशांत के साथ वापस मीटिंग हॉल की तरफ आती है। हालांकि अब उसका मीटिंग का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो मिस्टर जोएल से मिलकर बस यहाँ से जाने वाली थी। अरुणिमा ने सामान्य रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन सबको फिर भी उसके चेहरे पर हल्का सा डर नजर आ रहा था। वो चुपचाप से आकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है और उसने अपनी फाइल को अपने हाथों में लेते हुए साकेत से कहा, साकेत, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पर जो भी होगा तुम हैंडल कर लेना, मैं घर वापस जा रही हूँ। साकेत हैरानी से बोला, लेकिन अचानक तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हो गई? सब ठीक तो है ना? पर अरुणिमा ने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सब कुछ ठीक है, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तुम यहाँ मीटिंग देख लेना, मैं मिस्टर जॉयल से मिलकर घर जा रही हूँ। अरुणिमा उठकर सीधे मिस्टर जॉयल के पास आती है। मिस्टर जॉयल भी खड़े होकर अरुणिमा से कहते हैं, क्या बात है मिस मेहरा, सब ठीक तो है ना? लेकिन अरुणिमा अपनी दबी हुई आवाज़ में रहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जाना चाहती हूँ। इफ़ यू डोंट माइंड, मीटिंग साकेत हैंडल कर लेंगे। मिस्टर जॉयल फिक्र जताते हुए कहा, ठीक है, आप घर जा सकती हैं, आपकी सेहत पहले है, मीटिंग तो होती रहेगी। अरुणिमा वहां से जाने ही वाली थी कि उसने देखा कि उन दोनों कुर्सियों में से एक कुर्सी जो शायद सूर्य के साथ वाली कुर्सी थी, वो अब खाली नहीं है। हैरानी की बात यह है कि उसमें एक लड़की बैठी हुई है जिसने ही हाईबन बना रखा है और उसने भी एक मैरून कलर का बिजनेस सूट पहन रखा है। तभी दरवाज़ा खुलता है और इसी के साथ सब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कि मिस्टर जॉयल भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हरी मिस्टर रायचंद, आप आ गए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। अरुणिमा एकदम से चौंक कर दरवाजे की तरफ देखती है जहाँ पर आस्तिक खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर कांच के टुकड़े लगने की वजह से एक खरोंच आ गई थी जहाँ से खून निकल रहा था। ओ माय गॉड, आस्तिक, क्या हो गया तुम्हें? ये चोट कैसे लगी तुम्हारे चेहरे पर? अरुणिमा देखती है, वो लड़की जो उस कुर्सी पर बैठी हुई थी, वो जल्दी से आगे आती है और अगले ही पल उसने अपने रुमाल से आस्तिक के चेहरे को साफ करना शुरू कर दिया और यही नहीं, उसने अपना दूसरा हाथ आस्तिक के कंधे पर रखा हुआ था। जैसे ही उस लड़की ने आस्तिक के चेहरे पर अपना रुमाल रखा, आस्तिक और अरुणिमा की नज़रें एक दूसरे से टकरा गईं और वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे। वहां बैठे सभी लोगों की निगाहें आस्तिक पर ही थीं, लेकिन सिर्फ आस्तिक था जिसकी निगाहें अरुणिमा पर थीं। उसने अपना हाथ उठाया और उस लड़की के हाथों को अपने चेहरे से हटाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ रूबी। निशांत अरुणिमा के पास आते हुए बोला, चलो अरुणिमा, मैं तुम्हें घर छोड़ देता। अब तक सारे बिजनेस पार्टनर वहां इकट्ठा हो गए थे, यहाँ तक कि साकेत भी अरुणिमा के पास आया और उसने निशांत से कहा, इट्स ओके निशांत, मैं अरुणिमा को घर छोड़ देता हूँ। मिस्टर जोएल माहौल की नज़ाकत को समझते हुए सबको देखकर कहते हैं, सॉरी जेंटलमैन, मुझे नहीं लगता है कि आज की मीटिंग होनी पॉसिबल है। आप देख ही सकते हैं कि मीटिंग शुरू हुई नहीं कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई। पहले तो सारे बिजनेस पार्टनर ही टाइम पर नहीं आ पाए, उसके बाद में से सूर्य मल्होत्रा अचानक कहीं गायब हो गए, मिस अरुणिमा की तबीयत खराब हो गई और अब मेरे बिजनेस पार्टनर मिस्टर आस्तिक को चोट भी लग गई है, तो मुझे लगता है कि आज की मीटिंग कैंसिल कर देनी चाहिए। मैं आपको दूसरी मीटिंग डेट जल्दी मेल कर दूंगा। सब लोग मिस्टर जोएल की बात से सहमत हो गए और वहां से एक एक करके जाने लगे, यहाँ तक कि निशांत भी वहां से चला गया क्योंकि अरुणिमा को साकेत घर लेकर जा रहा था। अरुणिमा अब भी हैरानी से रूबी को देख रही थी और रूबी की नज़रें लगातार आस्तिक पर ही थीं। वो आस्तिक के बाजू में अपना हाथ फंसा कर खड़ी थी और ये देखकर अरुणिमा वहां ज़्यादा देर खुद को बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने चुपचाप अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और आस्तिक को क्रॉस करते हुए वहां से निकल गई, जैसे कि वो उसे जानती ही नहीं थी। जैसे ही वो नीचे पार्किंग में गई, साकेत ने उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और वो खुद गाड़ी चलाने लगा। वो आस्तिक को जानता था, यहाँ तक कि आस्तिक और अरुणिमा के डिवोर्स के बारे में भी उसे पता था। उसने ड्राइव करते हुए कहा, अरुणिमा, ये आस्तिक रायचंद है न तुम्हारा एक्स हस्बैंड? अरुणिमा ने कोई जवाब नहीं दिया और लगातार वो खिड़की के बाहर भीगी हुई सड़कों को ही देख रही थी। उसकी नज़र के सामने आज का पूरा वाक़या आ गया था। अगर आस्तिक सही वक्त पर नहीं आया होता तो सूर्य उसके साथ कुछ भी कर सकता था और वही आस्तिक को किसी और लड़की के साथ देखकर अरुणिमा के दिल में एक दर्द का एहसास होता। आस्तिक अपनी जिंदगी में आगे निकल गया, इसीलिए शायद उसने अरुणिमा से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की।
अरुणिमा एक दर्द के साथ अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे आस्तिक के आखिरी शब्द याद आ रहे थे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, आखिरी पल तक इंतजार करूंगा। लेकिन उसी के बाद अरुणिमा के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान आ गई और वो अपने मन में सोचने लगी, वाह आस्तिक रायचंद, बातें तो बहुत बड़े बड़े किए थे, मेरे इंतजार करोगे, सारी जिंदगी इंतजार करोगे, कहाँ गया तुम्हारा वो वादा। यहाँ तो तुमसे 1 साल भी इंतजार नहीं हुआ, सारी जिंदगी क्या खाक इंतजार करते मेरे लिए। तुमने मेरा कोई इंतजार नहीं किया, तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, तुमने किसी और के साथ रिश्ता कायम कर लिया, तभी तो तुमने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की और नहीं कभी ये जानने की कोशिश की कि मैं क्या हाल में हूँ, कैसी हूँ और तुमसे दूर कैसी रह रही हूँ। अरुणिमा ये सब अपने दिमाग में सोच जा रही थी। उसका घर आ गया, लेकिन उसे इस बात का पता भी नहीं चला। साकेत ने जब उसे बताया कि वो घर पहुंच गए हैं, तब वो गाड़ी से बाहर निकली। साकेत को थैंक यू बोलकर वो घर के अंदर चली गई। साकेत हैरान हो गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद अरुणिमा थोड़ा वक्त अकेले रहेगी तो ठीक हो जाएगी। वो भी अपने घर चला गया। अरुणिमा अपने लिविंग रूम में बैठी हुई थी। उसने कपड़े बदल लिए थे और अब वो घर के सिंपल कपड़ों में थी। शाम होने को आ रही थी। इस बीच 2 बार बारिश होकर रुक भी गई थी, लेकिन अरुणिमा के अंदर जो तूफान चल रहा था, उसका क्या। उसने न तो लंच किया और न ही शाम की चाय पी। वो चुपचाप बस लिविंग हॉल में बैठी हुई थी। उसके फ़ोन में न जाने कितने कॉल और कितने मैसेज आए, पर उसने किसी का जवाब नहीं दिया। उसके दिमाग में सिर्फ आस्तिक की बातें ही चल रही थी। शाम होते होते सारे नौकर अपने सर्विस क्वार्टर में चले गए थे। अरुणिमा अकेली अपने मेंशन में थी और अपने विचारों में खोई हुई थी कि तभी डोर बेल बजी। दरवाजे की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। इतनी रात को कौन हो सकता है? लेकिन घर में कोई सर्वेंट मौजूद नहीं था, इसलिए अरुणिमा को खुद ही उठकर दरवाज़ा खोलना पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गईं। सामने आस्तिक खड़ा था। उसे देखकर अरुणिमा को यकीन ही नहीं हुआ कि आस्तिक उसके सामने खड़ा है। आस्तिक का चेहरा अभी भी सामान्य था और उसके चेहरे पर जो चोट लगी थी उस पर बैंडेज लग चुकी थी। कैसी हो? आस्तिक ने बहुत सरल तरीके से उसे सवाल किया, लेकिन अरुणिमा दरवाजे के दोनों तरफ अपना हाथ रखकर ऐसे खड़ी थी जैसे कि वो पत्थर की मूर्ति बन गई हो। उसने आस्तिक के सवाल का जवाब ही नहीं दिया। पहले वो ये यकीन कर ले कि आस्तिक उसके सामने ही खड़ा है। कैसी हो जान? जान? हाँ, आस्तिक उसे यही तो कहता था। वो उसकी जान थी, इसीलिए वो उसे जान कहा करता था। ये सुनकर अरुणिमा एकदम से होश में आई कि आस्तिक उसे जान कह रहा है। अरुणिमा के पुराने प्यार भरे नाम से उसे पुकार रहा है। पूरे 1 साल बाद उसके कानों में ये शब्द पड़ा था और उसके हाथ पैर एकदम से कांप गए। वो अचानक से चौंक गई और अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए उसने कहा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? देखने आया था कि पिछले 1 साल में तुमने मेरे बिना क्या क्या हासिल किया है। आस्तिक तुरंत जवाब देता है, तो अरुणिमा उसे घूर कर देखती है। आस्तिक के चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी और वो हल्का सा अरुणिमा के ऊपर झुकते हुए कहता है, तुम्हारे यहाँ दरवाजे पर खड़े इंसान को अंदर बुलाने का रिवाज नहीं है क्या? थोड़ी तो तमीज़ दिखाओ, आखिरकार रिश्ता है हमारा। अरुणिमा के दोनों हाथ दरवाजे से अपने आप नीचे हो गए और वो एक तरफ होते हुए कहती है, किस रिश्ते की बात कर रहे हो? आस्तिक आराम से अंदर आता है और पूरे घर को निहारने लगता है। उसने अरुणिमा का सवाल तो सुना, लेकिन उसका जवाब देना जरूरी नहीं समझा, बल्कि उसने सवाल बदलते हुए कहा, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे हैं। डैड रिटायर हो गए हैं और अब वे अपनी रिटायरमेंट को एंजॉय करने वाली गई हैं। अरुणिमा ने कहा, तो आस्तिक हाँ में सर हिलाते हुए बोला, चलो अच्छी बात है, कोई तो अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा है। अरुणिमा ने तुरंत आस्तिक को व्यंग भरे शब्दों से कहा, हाँ, हर कोई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है, तुम भी तो आगे बढ़ गए हो। क्या नाम था उस लड़की का? हाँ, रूबी, वो अच्छी लगती है तुम्हारे साथ। सो आप लोगों ने कहानी सुन ली है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। अगर अब तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है, मतलब सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए। एक्चुअली मैं बार बार फॉलो बोल जाती हूँ क्योंकि मुझे अदर एप्लीकेशंस की आदत लगी हुई है। तो अगर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कहानी कैसी लगी। और हाँ, कुछ ही एपिसोड में, ऑलमोस्ट 10 एपिसोड में ये कहानी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको कुछ कहानियों के टीज़र दूंगी या फिर कुछ कहानियों के मैं के बारे में आपको बताऊंगी। आप मुझे वोट करके बताइएगा कि आपको कौन सी कहानी अगली सुननी है या फिर अगली कहानी किस टाइप की आप सुनना चाहते हैं। आप चाहे तो अभी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें ऐसी कहानी चाहिए, तो मैं उस टाइप की कहानी लिख भी सकती हूँ। तो जो भी है आपके विचार मुझे कमेंट में बता दीजिए।
मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।